उसका दिल उम्मीदों से भरा था। वो यह भी सुनना चाहती थी कि वह मयंक भाटिया के दिल में कैसी दिखती है। जैस्मीन सबसे खूबसूरत लड़की है जिसे मैंने कभी देखा है। मयंक भाटिया ने संपादक नांजो के सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। ये वाक्य मयंक भाटिया ने कपल मिशन की वजह से नहीं कहा था, बल्कि इसलिए कहा था कि जैस्मिन वास्तव में फिगर, रूप और व्यक्तित्व के मामले में अब तक देखी गई सबसे परफेक्ट लड़की थी। आखिर हालांकि रोहिणी और लिली जेम्स दिखने के मामले में जैस्मिन से कमतर नहीं थे, लेकिन उन दोनों की अपनी अपनी खामियां थी। मयंक भाटिया की बात सुनकर जैस्मिन अय्यर बहुत खुश हो गई। मयंक भाटिया ने जैस्मिन अय्यर के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने कपड़े खींचे। खुरदरे कपड़े ने उसे संदेह किया कि काले कपड़े और पैंट कुछ 100 रुपए में एक स्ट्रीट स्टॉल से खरीदे गए सस्ते सामान थे। वो शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। मेरे बारे में क्या? मैंने इतने जर्जर कपड़े क्यों पहने हैं? संपादक नांजो मदद नहीं कर सके, लेकिन आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया। इसके बारे में चिंता मत करो, ये सिर्फ एक एमवी है। इस बार नायक जैस्मीन है। ये काफी अच्छा है कि एक सहायक भूमिका में कपड़े होते हैं। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और शिकायत करने की इच्छा का विरोध किया। आखिरकार, भले ही वह एक सहायक भूमिका थी, वो बिना कपड़ों के एमवी को शूट नहीं करना चाहता था। अपने कपड़े बदलने के बाद समूह पहाड़ के आधे रास्ते में नदी पर चला गया। इस समय संपादक संजो ने ताली बजाई और सभी की ओर देखा और पूछा, क्या अभिनेता और फिल्मांकन दल तैयार हैं? मयंक भाटिया, जैस्मिन और फिल्मांकन दल के सभी लोगों ने एक ही समय में सिर हिलाया। संपादक संजो ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर मयंक भाटिया की ओर देखा। चूंकि आप तैयार हैं, मयंक भाटिया, चलो नीचे चलते हैं। हूं। मयंक भाटिया ने अपना मुंह खोला और आश्चर्य से पूछा, पहाड़ से नीचे जाओ? क्या आप एक संगीत वीडियो शूट करने नहीं जा रहे हैं? हाँ, आपकी स्क्रिप्ट पहाड़ के नीचे से आपके दौड़ने से शुरू होती है, इसलिए हमें पहाड़ पर आपकी दौड़ को रिकॉर्ड करने के लिए फिल्म क्रू की आवश्यकता है। लानत है, अकुया। मयंक भाटिया अवाक रह गए। पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता छोटा नहीं था। उन्हें खाली भाग्य के कथानक का ये भाग क्यों लिखना पड़ा? सौभाग्य से उसने एबिलिटी पोशन का सेवन कर लिया था, अन्यथा अपनी पिछली सहन शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से थक जाएगा। बेशक, सौभाग्य से पूरे एमवी को पहाड़ की तलहटी से ऊपर दौड़ने के बारे में नहीं होना था। अगर पहाड़ की तलहटी से ऊपर दौड़ने में 10 मिनट से अधिक समय लगे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि पूरे एमवी में केवल उसके दौड़ने की कहानी होगी? निर्देशक संजो का अर्थ बहुत स्पष्ट था, यानी पहाड़ पर उनकी दौड़ के कुछ हिस्सों को ही संपादित किया जाएगा। फिर कथानक के अनुसार वो पहाड़ पर दौड़ा और जैस्मीन को नदी में कूदते देखा। हालांकि जैस्मिन ने अपेक्षाकृत गहरी नदी के बीच में कदम रखा था, इसलिए मयंक भाटिया को तैरना नहीं आता था। उसे बचाने के लिए चला गया। दोनों लोग कुछ देर तक नदी में संघर्ष करते रहे और उसी समय नदी में गिर गए। अंत में, क्योंकि जैस्मीन तैर सकती थी, उसने उसे बचा लिया। दूसरे शब्दों में, हालांकि मयंक भाटिया तैर सकते थे, कथानक में वो एक लड़का था जो तैरना नहीं जानता था। पूरा एमवी लगभग 10 मिनट लंबा था, लेकिन वह पहाड़ की तलहटी से पहाड़ पर भाग गया, इसलिए इसे संपादित करने में लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, जैस्मीन को अपने गाने के लिए एक बेहतर एमवी रिकॉर्ड करने में मदद करने के लिए मयंक भाटिया केवल तभी सहमत हो सके जब एबिलिटी पोशन अभी भी प्रभावी था। शूटिंग से पहले उन्होंने सोचा था कि एक्टर बनना बहुत आसान काम है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि एक्टर्स को सिर्फ एक्टिंग की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उन्हें आम लोगों से ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। हालांकि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कैमरामैन कुत्ते की तरह हांफते हुए पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो मयंक भाटिया को अचानक अपने दिल में एक बड़ा सुकून महसूस हुआ। शाम के करीब 5 बज रहे थे। क्योंकि आज बादल छाए हुए थे,
ये रात के समय से अलग नहीं था। पहाड़ से नीचे जाने के बाद पहाड़ के दोनों ओर हरे भरे पेड़ और खूल थे। मंदिर के निर्माण के लिए बीच में केवल एक पत्थर की सीढ़ी थी। ये एक बहुत अच्छा दृश्य था, जो कुछ हद तक मूल मंगा के समान था। रात में फूलों में कीड़े हिलने डुलने लगे, जिससे कर्कश आवाजें निकलने लगी। ताजी पहाड़ी हवा की गहरी सांस लेते हुए मयंक भाटिया ने कैमरामैन और निर्देशक संजो को एक ओके इशारा किया। उन्होंने सिर हिलाया। फिर मयंक भाटिया सीढ़ियों के साथ पहाड़ पर दौड़ने लगे। पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो केवल थोड़ी दूरी के लिए दौड़ा। डायरेक्टर संजो चिल्लाए तो वो रुक गए और ब्रेक ले लिया। बाकी रास्ता पहाड़ पर था। पहाड़ की तलहटी में शहर से शुरू होकर नदी तक उन्होंने कुल 4 MV दर्ज किए। रिकॉर्डिंग के बाद मयंक भाटिया अगले सीन की तैयारी के लिए पहाड़ पर आ गए। डायरेक्टर संजो के आदेश के तहत जैस्मीन ने डायन की पोशाक पहन ली, अपने जूते उतार दिए और सीधे नंगे पैर नदी में चली गई। जैसे ही जैस्मिन नदी में उतरी, वो एक गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि गर्मी का मौसम था, लेकिन मयंक भाटिया को पता था कि मौसम के कारण आज रात नदी में थोड़ी ठंडी है। जैस्मिन की आवाज सुनकर मयंक भाटिया नदी को छूने के लिए आगे बढ़े और कांपने से खुद को रोक नहीं सके। फिर उसने चिंता के साथ जैस्मिन से पूछा, क्या तुम ठीक हो? या जास्मिन, यदि आप पकड़ नहीं सकते हैं तो क्या आप इसे शूट करने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं? हालांकि MV की शूटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज ये वास्तव में सामान्य से बहुत ठंडा था। जैस्मिन की सेहत के लिए इस तरह से शूट करना अच्छा नहीं था। जैस्मिन अय्यर ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान निचोड़ ली। उसने कहा, यह ठीक है, चूंकि हमने इसे यहां तक पहुंचा दिया है, आइए जारी रखें। ठीक है। चूंकि जैस्मिन ने कहा कि वह ठीक है, इसलिए मयंक भाटिया ने जोर नहीं दिया। समय बर्बाद न करने के लिए उन्होंने तुरंत निर्देशक संजो को शूटिंग जारी रखने का इशारा किया। जितनी जल्दी उन्होंने शूटिंग पूरी की, उतनी ही जल्दी जैस्मिन नदी में रह सकती थी। हालांकि जैसे ही उन्होंने इशारा किया, उन्होंने जैस्मिन को छींकते हुए देखा। बिल्कुल नहीं। मयंक भाटिया निर्देशक संजो को रुकने के लिए कहे बिना नहीं रह सके। उसने जैस्मिन से पूछा, या जास्मीन, क्या तुम्हें सर्दी है? नहीं, ये बस थोड़ी ठंड है, जैस्मिन अय्यर ने सिर हिलाते हुए कहा। दरअसल जैस्मिन अय्यर जब नदी में गई तो उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। हालांकि मयंक भाटिया एक दिन के लिए उनके साथ थे और क्रू यहां था। चूंकि वे अंतिम चरण पर पहुंच गए थे, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से MV की शूटिंग इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी। वो बस तब तक रुकना चाहती थी जब तक शूटिंग खत्म नहीं हो जाती। थोड़ी ठंडा, मयंक भाटिया नदी में चला गया। ठंडे पानी ने उसे अनजाने में मुस्कुरा दिया। क्योंकि नदी का किनारा उथला था, मयंक भाटिया नदी में खड़े हो सकते थे। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और जैस्मिन के माथे को छुआ। अचानक उसे जलन महसूस हुई। ऐसा लगता है कि आपको बुखार है, मयंक भाटिया ने चिंता के साथ कहा। हम शूटिंग से पहले ब्रेक क्यों नहीं लेते? हालांकि उसने क्षमता औषधि ले ली थी, लेकिन सर्दी केवल एक पल के लिए ही रही। इसका क्षमता औषधि के प्रभाव से कोई लेना देना नहीं था। नदी बहुत ठंडी थी। ये अप्रत्याशित नहीं था कि जैस्मिन को सर्दी लग जाएगी। चलो शूटिंग जारी रखते हैं। जैस्मिन अय्यर ने बुखार के कारण होने वाले चक्कर आने का विरोध किया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इस MV में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें केवल कुछ समय लगेगा। चलो शूटिंग के बाद वापस चलते हैं और आराम करते हैं। ठीक है। फिर इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया सहमत हो गए। फिर उसने अपनी जेब को छुआ और एक छोटी लाल दवा की बोतल निकाली। उन्होंने इसे जैस्मिन को सौंप दिया और कहा, इसे पी लो और हम शूटिंग जारी रखेंगे। ये क्या है? जैस्मिन अय्यर को उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया अपनी जेब से ऐसी चीज निकालेंगे।
वो लाल तरल से भरी छोटी दवा की बोतल को उत्सुकता से हिलाने में मदद नहीं कर सकी और आश्चर्य से पूछा। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। एक पल के लिए झिझकने के बाद जैस्मिन अय्यर ने सिर हिलाया। हालांकि वह थोड़ी हैरान थी कि मयंक भाटिया अचानक अपनी जेब से बुखार की दवा की एक अजीब बोतल निकाल सकते हैं, लेकिन अपने बुखार को जल्द से जल्द कम करने के लिए जैस्मिन अय्यर केवल एक घूंट में बोतल में अज्ञात लाल तरल पी सकती थी। ये बहुत कड़वा है। जैस्मिन अय्यर ने अपने मुंह के कोने से बचा हुआ लाल तरल पोंछ लिया। उसके गले में कड़वा और मसालेदार एहसास ने उसे अनैच्छिक रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में वो छोटी उम्र से दवा लेना पसंद नहीं करती थी। ये पहली बार था जब उसने इतनी घृणित दवा पी थी। हालांकि ये घृणित था। जैस्मिन अय्यर ने महसूस किया कि जैसे ही उसने इसे पिया, उसके शरीर में एक गर्म धारा बह रही है। इस समय उसके शरीर की ठंडक भी दूर हो गई थी और एक पल में उसके सिर में अब चक्कर नहीं आया। इसके बजाय इसे पहले की तुलना में स्पष्ट दिमाग की भावना से बदल दिया गया था। ये वास्तव में काम करता है। जैस्मिन अय्यर ने दवा की बोतल पकड़ी और मयंक भाटिया को हैरानी के भाव से धन्यवाद दिया। बकवास। ये अजीब होगा अगर एक फंतासी बिंदु के लिए विशेष दवा काम नहीं करती है। मयंक भाटिया शिकायत किए बिना नहीं रह सके। वास्तव में अभी अभी अपनी जेब में हाथ डालना सिर्फ एक दिखावा था। हत्सुने के अनुस्मारक के तहत मयंक भाटिया ने एक विशेष सर्दी की दवा का आदान प्रदान किया जो दुकान में सर्दी को तुरंत ठीक कर सकती थी, और एक फंतासी बिंदु का प्रभाव स्वाभाविक रूप से उससे कहीं अधिक था। यह जैस्मीन को आधे साल तक सर्दी लगने से रोक सकता है। वैसे भी मुझे आज जैस्मिन से बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट मिले। मयंक भाटिया के किरदार के साथ वो स्वाभाविक रूप से बीमार होने पर आलस्य से नहीं बैठते थे। जैस्मीन, क्या आप वह दवा की बोतल वापस कर सकती हैं जो आपने अभी मुझे पिया है? कुछ देर की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया ने जैस्मिन के हाथ में दवा की बोतल की ओर इशारा करते हुए पूछा। ठंड दूर होने के साथ जैस्मीन ऊर्जावान हो गई। उसने मयंक भाटिया को दवा की बोतल लौटा दी और फिर उत्सुकता से पूछा, मयंक भाटिया, क्या तुम्हारी मां डॉक्टर है? हाँ। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। वास्तव में उनके पूर्ववर्ती ने उनकी मां को बचपन से कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ इतना था कि वह और मायरा घर पर अकेले बचे थे। वह इस अवसर का लाभ उठाकर इस अज्ञात औषधि का उपयोग कर सकता था और अपनी सस्ती मां, जिससे वो कभी नहीं मिला था, को दोष दे सकता था। जहां तक वह जैस्मीन से बोतल क्यों चाहता था, यह स्वाभाविक रूप से था क्योंकि वो अंदर की सामग्री निकालने का मौका चाहता था। हालांकि वह जानता था कि सिस्टम द्वारा आवश्यक विशेष प्रभाव औषधि इस दुनिया में उपलब्ध नहीं हो सकती है। उसे कम से कम इसे आजमाना चाहिए ताकि उसे भविष्य में उनके आदान प्रदान के लिए फंतासी बिंदुओं का उपयोग न करना पड़े। एक फंतासी बिंदु बहुत महंगा था। इस औषधि के आदान प्रदान के बाद वो इतना गरीब था कि उसके पास कोई काल्पनिक मूल्य नहीं बचा था। वह केवल अपने फंतासी बिंदुओं को फिर से भरने के लिए आज रात जैस्मिन के 2 मिशनों को पूरा करने की उम्मीद कर सकता था। तो तुम्हारी मां एक प्रसिद्ध डॉक्टर होनी चाहिए? जैस्मिन अय्यर ने उत्सुकता से पूछा। शायद। मयंक भाटिया का जवाब सुनकर जैस्मिन अय्यर समझ गई कि हालांकि सर्दी जुकाम और बुखार के इलाज के लिए कई औषधियां हैं, लेकिन मयंक भाटिया की मां के लिए एक ऐसी दवा विकसित करना आसान नहीं हो सकता है जो बुखार को इतनी जल्दी कम कर सके और सर्दी को एक पल में ठीक कर सके। यह देखकर कि मयंक भाटिया का कहने का इरादा नहीं था, जैस्मिन ने नहीं पूछा। आखिरकार मयंक भाटिया ने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया और वह उसे पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकी। स्वाभाविक रूप से वो उसके बारे में पूछताछ नहीं करेगी। क्या हम शूटिंग जारी रख सकते हैं? इस दौरान किनारे पर मौजूद डायरेक्टर सनादा ने काफी देर तक पानी में खड़े मयंक भाटिया और जैस्मिन को चिल्लाया। हाँ। मयंक भाटिया जल्दी से किनारे पर गए और निर्देशक सनादा को सिर हिलाया। चूंकि जैस्मिन का बुखार कम हो गया था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। इसके बाद
वे एमवी की शूटिंग जारी रख सकते हैं। फिर जैस्मीन नदी में चली गई और मयंक भाटिया फिर से पहाड़ की तलहटी से ऊपर आ गया। वो जैस्मीन को बचाने के लिए नदी में भाग गया, जो नदी में कूदने वाली थी। क्योंकि उनका अभिनय कौशल बहुत अच्छा था, निर्देशक सनादा बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने उन्हें आधे रास्ते में रुकने के लिए नहीं कहा। मूल कथानक के अनुसार मयंक भाटिया, जो जैस्मीन को बचाने के लिए नदी में जाने वाला था, जैस्मीन के साथ नदी में डूब गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अंत में जैस्मीन ने उसे बचा लिया। औषधि के कारण जैस्मीन, जो चिंतित थी कि उसके पास मयंक भाटिया को किनारे ले जाने की ताकत नहीं है, ये जानकर हैरान थी कि वह मयंक भाटिया को अपनी बाहों में लेकर आसानी से पानी में तैर सकती थी। उसकी शारीरिक शक्ति इतनी अच्छी कब हो गई? मिंगरी नाई का दिल आश्चर्य से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो पूरे दिन सपने में था। वो न केवल फ्लाइंग फेदर गीत को आसानी से गा पाता था, यहां तक कि पहाड़ पर चढ़ना और नीचे आने के बाद पानी में एक व्यक्ति के साथ तैरना भी शारीरिक शक्ति के मामले में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि जब जैस्मिन आश्चर्य में मयंक भाटिया के साथ पानी से बाहर तैरने वाली थी, तो उन्हें अचानक अपने टखने से ठंड महसूस हुई। जैस्मीन एयर डूबे बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था कि उसका पैर किसी चीज से उलझा हुआ है। इसके बारे में सोचने के बाद जैस्मीन ऊपर की ओर तैर गई, उस चीज से छुटकारा पाने के लिए तैयार थी जिसने उसके पैर को उलझा दिया था। लेकिन जैसे ही वह चली, उसे अपने बाएं पैर से एक बड़ी खींचने वाली शक्ति महसूस हुई। क्योंकि नदी गहरी नहीं थी, वो झील की सतह से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूर थी, लेकिन वह सतह पर तैर नहीं सकती थी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश कर ली। ये सोचकर जैस्मिन का दिल गड़बड़ा गया। वो मयंक भाटिया को याद दिलाना चाहती थी, लेकिन वह नदी में बोल नहीं पा रही थी। वह किनारे पर लोगों को भी नहीं बुला सकती थी। वह केवल नदी में हिंसक रूप से संघर्ष कर सकती थी, किनारे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। इस समय जैस्मिन एयर को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ को 2 बार थपथपा रहा है। क्योंकि नदी अपेक्षाकृत साफ थी, वो अस्थायी रूप से अपनी आंखें खोल सकती थी। जब वो मुड़ी तो उसने देखा कि मयंक भाटिया गंभीर चेहरे के साथ उसके पैरों की ओर इशारा कर रहा है। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण जैस्मीन मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा चक्कर आ रहा था। वो नदी में झुक गई और पाया कि उसका टखना नदी में पानी के पौधों से उलझा हुआ था। वो जल्दी से पानी के पौधों को खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके सिर में चक्कर आने और इस तथ्य के कारण कि बहुत सारे पानी के पौधे उसे उलझा रहे थे, वो और भी घबरा गई। लंबे समय के बाद उसने पानी के पौधों को सीधे बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन उसकी ताकत पूरे साल नदी में उगने वाले पानी के पौधों को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने उन्हें बाहर निकालने के लिए अपनी लगभग सारी ताकत लगा दी। जब जैस्मीन सारी उम्मीद खोने वाली थी, तो अचानक उसे लगा कि एक हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया है। उसने अपना सिर नीचे किया और मयंक भाटिया को अपने दांत भींच लेते देखा। दोनों हाथों से उसने पानी के पौधों को नदी से बाहर निकाला। धन्यवाद, मयंक भाटिया। जैस्मीन एयर, जो लगभग बेहोश हो गई थी और सोच रही थी कि वह नदी में मरने जा रही है, ने महसूस किया कि उसके पैरों पर बंधने गायब हो गए हैं। उसने तुरंत राहत की सांस ली। उसके पास मयंक भाटिया को धन्यवाद देने का समय नहीं था और वह जल्दी से तैर गई। सतह पर तैरने के बाद जैस्मीन एयर का सिर सामने आ गया। मौत से बचने के बाद उसने झील पर ताजी हवा की गहरी सांस ली। पहली बार उसने महसूस किया कि हवा में सांस लेने में सक्षम होना इतनी अद्भुत बात थी। लेकिन कुछ गहरी सांसें लेने के बाद जैस्मिन एयर ने फिर से पानी में मयंक भाटिया के बारे में सोचा। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन चिंतित होकर वापस नीचे गोता लगाती थी। लेकिन जब उसने मयंक भाटिया को तैरते हुए देखा, तो वो राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। वो मयंक भाटिया को उठाकर तैर गई। जैस्मिन एयर जब मयंक भाटिया से पूछने वाली थी,
तभी मयंक भाटिया ने अपना सिर उठाया और चुंबकीय आवाज में उनसे कहा, किनारे पर मौजूद लोगों को कुछ भी गलत नजर नहीं आया। संगीत वीडियो की शूटिंग जारी रखें। मेरी राजकुमारी हूं। जैस्मिन एयर तुरंत डर गई। मयंक भाटिया के दृढ़ चेहरे और गंभीर आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस समय मयंक भाटिया की छवि पहले से ज्यादा लंबी और हैंडसम हो गई है। लेकिन कौन सी राजकुमारी? ये कौन सा युग है? जैस्मिन एयर को थोड़ा अजीब लगा। मयंक भाटिया ने अचानक अपना व्यक्तित्व क्यों बदल दिया और उन्हें योर रॉयल हाइनेस जैसा कुछ क्यों कहा? इसके अलावा भले ही वो मुझे पसंद करता हो, क्या इस तरह कबूल करना बहुत शर्मनाक नहीं है? हालांकि जैस्मिन एयर को यह भी अच्छी तरह से पता था कि अगर मयंक भाटिया ने उन्हें अभी नहीं बचाया होता तो वो नदी में डूब जाती। मयंक भाटिया ने कहा कि किनारे पर मौजूद लोगों ने ध्यान नहीं दिया और फिल्म बनाना जारी रखा। ऊपर देखते हुए निर्देशक सनादा और संपादक नांजो ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने पानी में क्या अनुभव किया था। चूंकि कोई बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए जैस्मीन बस मयंक भाटिया को किनारे पर ले गई और फिल्म करना जारी रखा। कथानक के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए, है ना? डायरेक्टर सनादा की कमान में जैस्मिन एयर ने मयंक भाटिया को पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर प्लेटफॉर्म पर सपाट कर दिया और फिर मयंक भाटिया को उत्सुकता से देखा। ये जैस्मिन की एक्टिंग का असर नहीं था, लेकिन उन्हें वास्तव में इस बात की परवाह थी कि मयंक भाटिया अब कैसे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पानी मेरे दिमाग में ये शब्द कहने के लिए प्रवेश कर गया हो? गनीमत रही कि कुछ ही देर बाद मयंक भाटिया ने अपनी आंखें खोली और जैस्मिन एयर को कोमलता से देखा। जैस्मिन, मयंक भाटिया की लाइन पढ़ते हुए आवाज सुनकर जैस्मिन एयर ने चुपके से राहत की सांस ली। इतना कुछ करने के बाद वो स्वाभाविक रूप से एमवी को फिर से शूट नहीं करना चाहती थी। इससे पहले कि वह मयंक भाटिया से पूछती, वो मूल कथानक के अनुसार आश्चर्य में मयंक भाटिया पर कूद पड़ी। उसने एक हाथ से मयंक भाटिया के चेहरे को सहलाया और उसके गालों पर आंसू टपक पड़े। उसने रोते हुए कहा, मयंक भाटिया, तुम जाग रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मयंक भाटिया के चेहरे पर गर्म आंसू आ गए। मयंक भाटिया खुशी से झूम उठे। जैस्मिन एयर ने क्षमता औषधि ली थी और लेवल 5 पर पहुंच गई थी। उनका अभिनय कौशल एलिस्ट अभिनेताओं की तुलना में अधिक परिपूर्ण था। उसके द्वारा पहले गाए गए गाने के साथ वो पहले से ही भविष्य में इस नए गाने की बिक्री की भविष्यवाणी कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस गाने की वजह से जैस्मिन स्टार बनने वाली है। हालांकि उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, लेकिन मयंक भाटिया वास्तव में थोड़ा शर्मिंदा थे। दरअसल जब उन्होंने अभी जैस्मिन को बचाया था, क्योंकि जैस्मिन पानी में संघर्ष कर रही थी, तो उनके शरीर में कई अंतरंग संपर्क और चेहरे की सफाई हुई थी। जहां तक आखिरी बार की बात है, क्योंकि जैस्मिन एयर के हाथ में रसोई का चाकू था, इसलिए उन्होंने एक्साइटमेंट टैलेंट को बदल दिया। ये प्रतिभा एक लड़की की उत्तेजना से शुरू होगी। हालांकि सुंदर और सौम्य जैस्मिन के प्रति उनका कोई विरोध नहीं था। यह जैस्मिन की उत्तेजना के कारण भी था कि यह प्रतिभा ट्रिगर हुई थी। अपनी प्रतिक्रिया, मानसिक क्षमता, निर्णय और शक्ति के 10 गुना बढ़ने के अवसर का उपयोग करते हुए उसने पानी के खरपतवार को बाहर निकाला और जैस्मिन को नदी से बचाया। इस क्षमता के तहत मयंक भाटिया होश में थे। इसके अलावा वो सभी प्रकार की चीजों का सामना करते समय बहुत शांत होगा। उनकी प्रतिक्रिया और अन्य क्षमताएं आम लोगों से कहीं बेहतर थी। कहा जा सकता है कि इस राज्य में मयंक भाटिया की लड़ाकू ताकत अजेय थी। बेशक, हालांकि ये क्षमता बहुत शक्तिशाली थी, इसके लिए केवल एक फंतासी बिंदु की आवश्यकता थी। इसलिए एक दोष था, यही था, ये उसके बगल में लड़की की रक्षा करने की इच्छा को ट्रिगर करेगा। इस वजह से उन्होंने जैस्मिन को बचा लिया। एक बेकाबू समस्या भी थी, और वह ये थी कि इस क्षमता को ट्रिगर करने के बाद वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लड़कियों को शर्मनाक बातें कहना चाहता था।
उदाहरण के लिए, अभी अभी महामहिम शब्द मयंक भाटिया ने जैस्मिन से अनजाने में कहा था। इसके बारे में सोचकर ही उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब एमवी की शूटिंग की वजह से जैस्मिन उनके ऊपर थी। जैस्मिन का फिगर पहले से ही काफी अच्छा था। उसकी छाती के नरम स्पर्श और नम पानी के दाग ने उसे अपनी क्षमता को फैलाने में असमर्थ बना दिया। इसके अलावा जैस्मीन की विकृत चोटियों को देखने के लिए उसे केवल अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाने की जरूरत थी। मयंक भाटिया ने पहले ही तय कर लिया था कि अगली बार जब वो वापस जाएंगे तो चाहे कुछ भी हो, वो हत्सुने से पूछेंगे कि क्या उन्हें इस क्षमता को नियंत्रित करने का मौका मिल सकता है। हालांकि उसकी ताकत बढ़ गई थी। उसकी अनजाने में अजीब हरकतें और चुलबुले शब्द वास्तव में असहनीय थे। जैस्मीन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टैलेंट स्टेट के तहत एमवी की शूटिंग को जल्दी से समाप्त करने के लिए मयंक भाटिया ने पंक्तियों का पाठ किया। मैं बहुत डरता था कि भविष्य में कौन सी कठिनाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं। अब मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या करना है। इस वजह से आइए इसे एक साथ खोजें। ठीक है, मुझे अन्य लोगों की राय की परवाह नहीं है और मुझे परवाह नहीं है कि ये मेरे लिए कितना दर्दनाक होगा। मैं बस जैस्मीन को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका खोजना चाहता हूं। हालांकि उनकी एक्टिंग पास करने योग्य थी, लेकिन अगर मयंक भाटिया ने इस लाइन को सामान्य रूप से कहा तो उन्हें थोड़ा अटपटा महसूस होगा। हालांकि संयोग से एक्साइटमेंट टैलेंट ओ के तहत जैस्मीन आसानी से ये कह सकती थी। मयंक भाटिया को इतनी जल्दी कथानक में कैसे शामिल किया गया, ये देखकर जैस्मीन एयर थोड़ा हैरान हुई। बेशक मयंक भाटिया लाइनों को पूरा करने में सक्षम थे, जिससे यह भी साबित हुआ कि वह ठीक थे। जैस्मीन एयर जल्दी से मयंक भाटिया के शरीर से उठीं और फिर स्क्रिप्ट के अनुसार सिर हिलाया। आप पहले से ही बहुत गीले हैं। जैस्मीन की गीली चुड़ैल ड्रेस को देखते हुए मयंक भाटिया उठ बैठा और जैस्मीन के नाजुक चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ा। सहज स्पर्श ने मयंक भाटिया को आगे बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि क्षमता समाप्त होने वाली थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने मूल स्क्रिप्ट का पालन किया और जैस्मीन को उसके शरीर को गर्म करने के लिए गले लगाया, इसलिए क्षमता फिर से शुरू हो गई। क्या आप गर्म हैं? मयंक भाटिया इस लाइन को पढ़ते हुए थोड़े अवाक रह गए। जैस्मीन ने शर्माते हुए सिर हिलाया। चलो कल यहां से चलते हैं। भविष्य में केवल हम दोनों ही एक साथ चल सकते हैं, है ना? मैं अपना भविष्य आप पर छोड़ दूंगा। जैस्मीन एयर ने सिर हिलाया। हालांकि जैस्मीन ने जैसे ही ये वाक्य कहा, मयंक भाटिया को लगा कि एमवी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और खड़ा होने वाला है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी फिर से आ गई। फिर उसने जैस्मीन के चेरी लाल होठों को देखा और उसका शरीर मदद नहीं कर सका, लेकिन आगे गिर गया। क्या FCK? मयंक भाटिया की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन इस समय उनके शरीर की सहज क्रिया एक खेल खेलने की तरह थी और मदद नहीं कर सका, लेकिन एक लॉटरी खींचना चाहता था। जैस्मीन बहुत सुंदर थी और उसके दिल में जो अच्छी भावनाएं थी, उसके साथ मिलकर वो खुद को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। इसके बाद इस तरह की भ्रामक क्षमता के तहत मयंक भाटिया का दिमाग खाली हो गया। उसने सीधे जैस्मीन को गले लगाया और उसे चूमने से खुद को नहीं रोक सका। जहां तक जैस्मीन एयर की बात है तो उन्हें लगा कि एमवी खत्म हो गया है, लेकिन अचानक मयंक भाटिया को लगा कि वो उन्हें गले लगा रहे हैं और उनके होठों से एक गर्मजोशी भरा स्पर्श निकला। जैस्मीन एयर ने अचानक सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि उसने अपने सामने छेनी वाले चेहरे को देखा। फिर वो और मयंक भाटिया दोनों दंग रह गए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी खुलेआम चूमने की? मयंक भाटिया द्वारा जबरदस्ती किस किए जाने के बाद जैस्मिन एयर इतनी शर्मीली थी कि वो मरना चाहती थी। अप्रत्यक्ष चुंबन के बारे में भूल जाओ जब हमने पिछली बार पानी पिया था, लेकिन इस बार उसने वास्तव में इसे वास्तविक के लिए किया था।
स्क्रिप्ट में ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए, है ना? आप मुझे इस तरह का एक अतिरिक्त दृश्य नहीं दे सकते, है ना? जैस्मीन की जानलेवा निगाहों को देखकर मयंक भाटिया मदद नहीं कर सका, लेकिन जल्दी से अपने हाथों को छोड़ दिया जो जैस्मीन को पकड़े हुए थे, और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में दहाड़ थी। लानत है, अकुया, ये किस तरह की क्षमता है? मुझे माफ कर दो, जैस्मीन। अभी जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से क्षमता की सक्रियता के कारण थी, कुछ ऐसा जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। अरे अरे जैस्मीन, तुम्हारी टकटकी में क्या है? चलो ठीक से बात करते हैं, लड़ते नहीं हैं। ये मेरा भी पहला चुंबन है, ठीक है? ताली ताली ताली। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को प्यार से देखा, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मयंक भाटिया और जैस्मिन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि संपादक नांजो और निर्देशक सनादा उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे हैं। बिल्कुल सही पर्दा कॉल, लपेटे। निर्देशक सनादा ने मयंक भाटिया से उत्साह से कहा, मिस्टर मयंक भाटिया, मिस अय्यर, इस बार आपने जो एमवी शूट किया है वो निश्चित रूप से सबसे सफल है जिसे मैंने कभी शूट किया है। मेरा मानना है कि इस गाने की बिक्री निश्चित रूप से सीसाइड के सर्वकालिक बिक्री रिकॉर्ड को तोड़ देगी। हाँ, ये पहली बार है जब मैंने एक एमवी देखा है जिसे भावनात्मक रूप से इतना निवेश किया जा सकता है। संपादक नांजो ने भी उत्साह से कहा, सिस्टर नांजो, निर्देशक सनादा, आप बहुत दयालु हैं। हमने सामान्य अभिनय कौशल के अनुसार एमवी को शूट किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा होगा। शर्माते हुए जैस्मीन को देखते हुए मयंक भाटिया केवल अपने सामने की अजीबता को कम करने के लिए सूखी हंस सकता था। उसी समय मयंक भाटिया के दिमाग में दो संकेत सुनाए गए। जैस्मिन एयर के साथ एमवी की सफल शूटिंग, एस रेटिंग, 2 फैंटेसी अंक हासिल हुए। एक वास्तविक जोड़े के रूप में जैस्मिन एयर के साथ एक दिन बिताया, एस रेटिंग, 3 फैंटेसी अंक प्राप्त हुए। मूल रूप से मयंक भाटिया अपने दिल में थोड़ा दुखी थे, लेकिन जब उन्होंने ये संदेश सुना तो उन्हें अचानक थोड़ा सुकून मिला। कम से कम उसने 5 फैंटेसी अंक हासिल किए। सौभाग्य से दूसरे मिशन ने एसएस को जारी नहीं किया। आखिरकार एस को पूरा करना इतना मुश्किल है, फिर एसएस। उन्होंने कुल 2 खोज पूरी की और 5 फंतासी अंक प्राप्त किए। भले ही इस बार जैस्मीन ने उन्हें गलत समझा हो, लेकिन यह कोई नुकसान नहीं था। कार में बैठे कार से बाहर निकली जैस्मिन को देखते हुए और दरवाजा खोलने और घर लौटने से पहले उसे घूरना नहीं भूली, मयंक भाटिया ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। बाकी सब कुछ समझाना आसान था, लेकिन उसे चूमना समझाना आसान नहीं था। वो ये नहीं कह सकता था कि वह इसकी मदद नहीं कर सकता, है ना? अजीब बात है, निर्देशक सनादा ने स्पष्ट रूप से कहा कि एमवी की शूटिंग अभूतपूर्व रूप से सही थी। भले ही उद्योग में किसी ने इसे देखा हो, वे इसकी इस हद तक प्रशंसा करेंगे कि आप दोनों कार के पीछे बैठे थे। जब आप वापस आए तो आपने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? मयंक भाटिया और जैस्मिन के विचारों पर ध्यान नहीं देने वाले एडिटर नांजो ने मयंक भाटिया को घर भेजने के रास्ते में असमंजस में पूछा, क्या यह इस घृणित क्षमता और एमवी की शूटिंग के कारण नहीं था? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। स्वाभाविक रूप से वो इस मामले के बारे में बात करने के लिए बहुत शर्मिंदा था। उन्होंने माना कि जी चेंग जैस्मीन के व्यक्तित्व के साथ वो छिपने के लिए एक छेद ढूंढना चाहेगी। यही कारण था कि वे पूरे रास्ते बात नहीं करते थे। लंबे समय तक इसे रोके रखने के बाद मयंक भाटिया ने आखिरकार संपादक नांजो से उनकी अंतरात्मा के खिलाफ कहा, शायद हम बहुत थक गए हैं। कुछ ही समय बाद वे दरवाजे पर पहुंचे, कार से बाहर निकले और संपादक नांजो को अलविदा कहा। जब वे घर लौटे तो उन्होंने जल्दी से मायरा के लिए खाना तैयार किया और दरवाजे पर रख दिया। वो मायरा को त्वरित दुनिया की बिक्री के बारे में बताने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वो खेल उपकरण लाया। इस बार उसे हत्सुने से पूछना चाहिए कि इस क्षमता के दुष्प्रभावों को कैसे रद्द किया जाए, अन्यथा
ये बहुत अधिक घोटाला होगा। अगर ये गलती से ट्रिगर हो गया था और उसकी प्यारी बहन को कुछ हो गया था, तो इसमें 3 साल लगेंगे। कनेक्ट करना शुरू करें। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसका शरीर साउथ स्ट्रीट पर पेटू रेस्तरां के तीसरे कमरे में जा गया। खैर, मयंक भाटिया ने भी दूसरी दुनिया में इस रेस्टोरेंट का नाम गवर्नमेंट रेस्टोरेंट रखा है। अतीत में मयंक भाटिया एक कमरे में सोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए वह केवल शहर के बाहर ऑफलाइन जा सकते थे या ऑफलाइन जाने के लिए शहर में एक होटल ढूंढ सकते थे। पिछली बार जब उसने कंकाल नाइट को मार डाला और रेस्तरां प्राप्त किया, तो उसने गलती से पाया कि उसमें कई कमरे थे। ये वास्तव में इसके लायक था। वह बिस्तर से उतर गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने कमरे के बगल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और देखा, अंदर कोई नहीं था। दरअसल ये कमरा जैस्मिन का कमरा था। ये उसके ठीक बगल में था। चूंकि अंदर कोई नहीं था, इसका मतलब था कि जैस्मिन ने लॉगिन किया था। उसने अपने दोस्तों की सूची खोली और निश्चित रूप से जैस्मिन का नाम रोशन हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह स्तर ऊपर ले गई है। बिग ब्रदर, सिस्टर जैस्मिन पहले ही लेवल अप करने के लिए बाहर जा चुकी है। इस समय हत्सुने, जो एक उत्तम नौकरानी पोशाक पहने हुए थे, रसोई से बाहर चला गया और मयंक भाटिया को देखकर मुस्कुराया। हत्सुने, तुमने क्या पहना है? हत्सुने को देखकर, जो एक नौकरानी कैफे में चली गई थी, मयंक भाटिया का मुंह फड़क गया और उसने पूछा, तुमने उसे कहाँ पाया? मैंने इसे नाना के घर पर देखा था, क्योंकि मैं एक पेटू रेस्तरां में एक नौकरानी हूं। मैंने इसे पहन लिया। हत्सुने ने अपनी स्कर्ट उठाई और मयंक भाटिया के सामने घुमाई, फिर खिलखिलाते हुए बोली, बिग ब्रदर, ये कैसा है? क्या ये सुंदर है? बेशक ये सुंदर है। हत्सुने के फिगर के साथ वो हर तरह के कपड़े पहन सकती थी। मयंक भाटिया अपने दिल की गहराइयों से हत्सुने की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके, जिससे हत्सुने तुरंत बहुत खुश हो गए। ठीक है बिग ब्रदर, मुझे पहले से ही पता है कि आप यहां क्यों हैं। ये क्षमता के ट्रिगर होने के कारण है ना? हाँ, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। हत्सुने देख सकता था कि उसने क्या अनुभव किया था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि हत्सुने जानता था कि वह यहां क्यों था। मैंने पहले ही एक समाधान के बारे में सोचा है। हत्सुने गंभीर चेहरे के साथ चला गया और मयंक भाटिया से कहा, फिर आप इसे कैसे हल करते हैं? हत्सुने के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर मयंक भाटिया खुश हुए बिना नहीं रह सके। अच्छी बात है। हत्सुने ने मयंक भाटिया की फ्रेंड लिस्ट खोली, फिर जैस्मीन के साथ चैट विंडो खोली और जल्दी से शब्दों की एक पंक्ति टाइप की। क्षमा करें जैस्मीन, मैंने आपको पहले चूमा क्योंकि आप गीले होने पर बहुत सुंदर और सुंदर थे, इसलिए मैं आपको चूमे बिना नहीं रह सका। मुझे वास्तव में खेद है। ये हो गया। हत्सुने के सफेद छोटे हाथ ने सर्कल में सेंड बटन पर क्लिक किया, फिर ताली बजाई और गर्व से कहा। हत्सुने को कुशलता से यह सब पूरा करते हुए देखकर मयंक भाटिया अवाक रह गया। ये आ गया है, लानत है। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सका, लेकिन हत्सुने की ओर अपनी आंखें घुमाई, अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके माथे को झटका दिया और गुस्से से कहा, आपका क्या मतलब है कि यह हो गया है? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको जैस्मीन द्वारा इस तरह की माफी के साथ पीट पीट कर नहीं मार डाला जाएगा? इसके अलावा मैं पूछ रहा हूं कि क्षमता को कैसे बंद किया जाए। आपने बिना अनुमति के मेरे नाम से जैस्मिन को संदेश क्यों भेजा? हत्सुने की मूल सुंदर छवि इस समय मयंक भाटिया के दिल में ढह गई। यहां तक कि अगर आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के लोगों को धोखा देने की जरूरत नहीं है ना? ओह, मुझे लगा कि आप सिस्टर जैस्मिन की समस्या को हल करने के बारे में बात कर रहे हैं। हत्सुने एक छोटी लड़की की तरह थी जिसके साथ दर्द में अन्याय हुआ था। वो थपथपाई और फुसफुसाई। इसके अलावा इस तरह की तरकीब लड़कियों पर बहुत प्रभावी है।
भाई की माफी मांगने का तरीका अब समय के चलन के अनुरूप नहीं है। हत्सुने के व्यथित रूप को देखकर मयंक भाटिया मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल को नरम कर दिया। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया, हालांकि उसने अभी बल का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रतीकात्मक रूप से लड़की के माथे को रगड़ा और पूछा, हत्सुने, क्या मेरी क्षमता को बंद करने या दुष्प्रभावों को रद्द करने का कोई तरीका है? हाँ। हत्सुने थोड़ा मुस्कुराया और मयंक भाटिया की टैलेंट लिस्ट खोल दी। उसने उन विकल्पों की ओर इशारा किया जिन्हें अपग्रेड किया जा सकता है और कहा, भाई की क्षमता केवल एक शुरुआती स्तर की उत्साह क्षमता है। इसे मध्यवर्ती स्तर पर अपग्रेड किया जा सकता है। बेशक, भाई भी इसे भूलने का विकल्प चुन सकता है। 2 फंतासी अंक खर्च करें। अपग्रेड करने की आवश्यकताओं को देखते हुए मयंक भाटिया एक पल के लिए झिझके। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और अपग्रेड करने के लिए 2 फंतासी अंक खर्च किए। इस फंतासी बिंदु को भूलना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसे अपग्रेड करना अधिक विश्वसनीय था। मध्यवर्ती स्तर पर अपग्रेड करने के लिए क्षमता 20 गुना बढ़ जाएगी और साइड इफेक्ट्स को रद्द कर देगी। यह बहुत सार्थक लग रहा था। हालांकि उन्होंने जैस्मिन को मैसेज भेजा, लेकिन जैस्मिन ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। यह सही है, हत्सुने बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। अगर वह जैस्मिन को इस तरह जवाब देता है तो ये अजीब होगा अगर उसे नहीं लगता कि वह पागल है। वह उसके साथ फिर से कैसे चैट कर सकती थी? क्या आप वहां हैं? मयंक भाटिया ने चैट लिस्ट को बंद ही किया था कि फॉलन होली ब्लैक कैट का अवतार फ्लैश हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, काली बिल्ली विश्वसनीय है। उसने अपने दिल में आ भरी और जल्दी से जवाब दिया, हाँ, काली बिल्ली, भूल भुलैया क्षेत्र में समतल। मयंक भाटिया, ठीक है। दोनों पहले से ही एक दूसरे से बहुत परिचित थे। कुछ शब्दों के बाद मयंक भाटिया ने हत्सुने को कुछ बताया। फिर वह और हत्सुने रेस्तरां से बाहर निकल गए और भूल भुलैया क्षेत्र में भाग गए। लेकिन जब मयंक भाटिया पिछली बार गेहूं के खेत से गुजरे तो उन्होंने समतल क्षेत्र में झगड़े की आवाज सुनी। काले कवच के कारण इसे छिपाना आसान था। वह जल्दी से नीचे झुक गया और घास में छिप गया। ऐसा लगता है कि डोमिनेशन गिल्ड का खिलाड़ियों के साथ संघर्ष था। एक नजर डालने के लिए अपना सिर उठाते हुए उसने देखा कि बीच में हल्के सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की घिरी हुई है। ये व्यक्ति परिचित दिखता है। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन अपना सिर बाहर निकाल दिया। जब उसने लड़की को बीच में देखा तो वह चौंक गया। क्या ये रोहिणी नहीं है? रोहिणी ने कहा कि उन्होंने आज एसओ के गेमिंग उपकरण खरीदे। हत्सुने, क्या हुआ? क्योंकि दूरी बहुत दूर थी। हालांकि वह देख सकता था कि रोहिणी घिरी हुई है। मयंक भाटिया सुन नहीं पा रहे थे कि वे क्या कह रहे थे। वह केवल हत्सुने को सिकुड़ने और जांच करने के लिए कह सकता था। अहम। चुइन ने अपने छोटे पारदर्शी पंख फड़फड़ाए और एक सुंदर योगिनी की तरह वापस उड़ गई। वो मयंक भाटिया के सामने आई, फिर अपना गला साफ किया और त्रिकोणीय आंखों और मोटे शरीर की एक जोड़ी के साथ खलनायक दिखने वाले आदमी के स्वर की नकल की। उसने कहा, मुझे क्षमा करें। हम डोमिनेशन गिल्ड कई वर्षों से ऑनलाइन गेम पर हावी है। हमने पहले ही इस जगह को समतल क्षेत्र के रूप में नामित कर दिया है और आप अभी भी यहां सुअरों को मार रहे हैं। रोहिणी ने क्या कहा? मयंक भाटिया ने उत्सुकता से पूछा। वह देखना चाहता था कि घमंडी लड़की खेल में कैसा व्यवहार करेगी। वो आंसुओं से नहीं डरती, है ना? चुइन ने फिर से अपना गला साफ किया। फिर उसने गैबेली के रूप की नकल की और कुछ देर के लिए मोटे खलनायक दिखने वाले आदमी को देखा। फिर उसने अपनी हथेलियों को एक साथ रखा और एक मासूम नजर से कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। ठीक है। इसके लुक से ये शायद इसलिए था क्योंकि गैब्रियल ने अभी अभी खेल खेलना शुरू किया था और एक जंगली सुअर को मार डाला था, जबकि एक ऐसी जगह पर समतल हो रहा था जो दूसरों द्वारा आरक्षित किया गया था। समाज वास्तव में भयावह है। रोहिणी की बातचीत से
साथ ही दोनों पक्षों की आभा से अपनी तलवारें खींचने से मयंक भाटिया को पता था कि ये मामला शांति से नहीं सुलझेगा। एक खांसी खांसी, आप अभी भी मेरे पेटू विभाग के कर्मचारी हैं। इसे इस बार आपकी मदद करने के रूप में गिने। मयंक भाटिया ने अपना गला साफ किया, हत्सुने की ओर देखा और पूछा, हत्सुने, क्या आपके पास कोई उपकरण है जो मेरी उपस्थिति को छिपा सकता है? हत्सुने हैरान था और उसने पूछा, बिग ब्रो अपनी उपस्थिति क्यों छिपाना चाहता है? यदि आप रोहिणी को इस तरह से बचाते हैं, तो छोटी परी रोहिणी के व्यक्तित्व के साथ, जो खेल खेलना पसंद करती है, क्या बिग ब्रो के प्रति उसकी अनुकूलता तुरंत शीर्ष पर नहीं पहुंच जाएगी? उसकी छोटी परी, पहले मुझे हंसने दो। किसी की भी अनुकूलता बढ़ सकती है, लेकिन रोहिणी नहीं बढ़ेगी। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। वह खेल में रोहिणी द्वारा पहचाना जाना नहीं चाहते थे। अन्यथा ये अमर कल्टीवेटर जो सुबह नौकरानी कैफे में काम करता था और रात में रात के खाने के लिए अपने घर वापस आता था, निश्चित रूप से उसे स्तर बढ़ाने के लिए परेशान करेगा। क्या वह मौत से नाराज नहीं होगा? ठीक है, मैं बिग ब्रो का अर्थ समझता हूं। आप रोहिणी के सामने कम महत्वपूर्ण तरीके से दिखावा करना चाहते हैं। दिखावा करने से आपका क्या मतलब है? मैं रोहिणी को बचा रहा हूं। ठीक है। मयंक भाटिया का चेहरा 2 बार फड़क गया। हालांकि कम महत्वपूर्ण तरीके से दिखावा करने में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उसे सीधे तौर पर बेनकाब करने की जरूरत नहीं थी, है ना? हत्सुने, क्या आपके पास कोई उपकरण है जो आपका चेहरा छुपा सकता है? हत्सुने द्वारा बेनकाब होने के बाद मयंक भाटिया केवल लाल चेहरे के साथ पूछ सकते थे, बेशक मैं करता हूं। हत्सुने ने मयंक भाटिया को ओके इशारा किया, फिर अपने बैकपैक से हुड के साथ एक काला कोट निकाला। उसने काले कपड़े का एक टुकड़ा भी निकाला और मुस्कुराते हुए मयंक भाटिया को सौंप दिया। बिग ब्रो, आप इस काले कोट को पहन सकते हैं और इस कपड़े से अपना चेहरा ढक सकते हैं। इस तरह रोहिणी खेल में बिग ब्रो का चेहरा साफ नहीं देख पाएंगी। लेकिन बिग ब्रो, आपको सावधान रहना होगा। अगर कोई गलती से आपके चेहरे को तलवार से छू लेता है, तो आपके उपकरण खराब हो जाएंगे और बिग ब्रो केवल हाई प्रोफाइल तरीके से दिखावा कर सकते हैं। मैंने शुरू से अंत तक दिखावा करने के बारे में कभी नहीं सोचा है। ठीक है। मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गए। उसने जल्दी से अपना कोट पहन लिया, अपना हुड पहना और अपना चेहरा हुड से ढक लिया। सामने से वो काफी हद तक एक हत्यारे की तरह लग रहा था। ये पोशाक बिग ब्रो के लिए बहुत उपयुक्त है। चुइन ने आगे उड़कर मयंक भाटिया की ओर देखा। वो उत्साह से मुस्कुराई और बोली, भाई अब कोल्ड किलर की तरह है। जब तक मैं अपनी पहचान छिपा सकता हूं। मयंक भाटिया ने हत्सुने के सिर को प्यार से रगड़ा। खेल में इतनी आज्ञाकारी और प्यारी छोटी बहन का होना वास्तव में अलग था। इसने बहुत सी चीजों को और अधिक सुविधाजनक बना दिया। क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था, वो रोहिणी द्वारा पहचाने जाने से नहीं डरता था। मयंक भाटिया बिना किसी परवाह के बस झाड़ियों से बाहर चले गए। डोमिनेशन गिल्ड के लगभग 1 दर्जन लोगों ने कमजोर छोटी लड़की रोहिणी को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि रोहिणी ने अभी अभी एसओ खरीदा था, वो केवल स्तर 1 थी। जहां तक डोमिनेशन गिल्ड के लोगों के समूह का सवाल है, खलनायक का सामना करने वाला आदमी उच्चतम स्तर था। पहले से ही स्तर 8 था और सबसे कम स्तर 5 था। इस तरह का स्तर का अंतर अब कुछ ऐसा नहीं था जिसे कौशल के साथ पूरा किया जा सके। रोहिणी के अनजाने में अभी अभी किए गए ताने गिल्ड मैनेजर मोटे खलनायक के चेहरे वाले आदमी को नाराज कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, डोमिनेशन गिल्ड के सदस्यों के चेहरों ने एक चंचल अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने अपने हथियार अपने हाथों में लिए हुए थे और बीच में रोहिणी को घूरने लगे, जैसे कि वे शिकार को देख रहे हों। जहां तक अन्य गिल्ड के खिलाड़ियों की बात है, वे भी इस दृश्य से आकर्षित हुए और देखने के लिए किनारे पर खड़े हो गए। मयंक भाटिया बस भीड़ में घुलमिल गए और स्थिति के विकास को देख रहे थे। लेवल गैप बहुत बड़ा था। उन्होंने रोहिणी को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला।
बिग ब्रो, नाराज मत हो। मुझे लगता है कि ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी खेल में कई खूबसूरत महिला खिलाड़ी नहीं है। चलो इस बार उसे जाने दें। जैसे ही खलनायक का चेहरा वाला आदमी एक चाल चलने वाला था, एक पीले बालों वाला आदमी खड़ा हुआ और उसे मनाने की कोशिश की। खलनायक के चेहरे वाले आदमी ने घूरते हुए गुस्से से कहा, क्या उसे लगता है कि वह जो चाहे कर सकती है क्योंकि वह सुंदर है? क्या उसने मुझे बिना कुछ लिए डांटा? बिल्कुल नहीं। बिग भाई, एक पल रुको। क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि इतनी खूबसूरत लड़की को शहर वापस जाने देना चाहिए? पीले बालों वाले आदमी ने अर्थपूर्ण रूप से उपहास किया और रोहिणी की ओर देखते हुए कहा, यह खूबसूरत लड़की, चूंकि आपने हमारे समतल क्षेत्र में सुअरों को मार डाला है और हमारे गिल्ड के साथ संघर्ष किया है, इसलिए मैं आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दूंगा। हमारे गिल्ड में शामिल हो और हम भाई आपके स्तर को ऊपर उठाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक बार जब आप स्तर बढ़ा लेते हैं तो हमारे बॉस खुश हो सकते हैं और आपको स्वीकार कर सकते हैं। खेल में आपसे शादी करें। हम आपको दिखावा करने और उड़ान भरने में मदद करेंगे। अन्यथा हमारा डोमिनेशन गिल्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भविष्य में अपमानित कर सकते हैं। क्या जानवर है? आसपास के सभी खिलाड़ियों ने दया के भाव दिखाए। इस खेल में एक भौतिक सेटिंग थी। यदि एक पुरुष और महिला ने शादी नहीं की तो महिला उत्पीड़न विरोधी मोड चालू कर सकती है। जो लोग उसके शरीर को छूते हैं वे उस तरह की यथार्थवादी भावना का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसके बजाय उन्हें यांग योंगसिन के इलेक्ट्रोथेरेपी के संस्करण के अधीन किया जाएगा। लेकिन शादी के बाद वे जो चाहे कर सकते थे। जिसके बारे में बोलते हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी खूबसूरत लड़की फिर से डोमिनेशन गिल्ड की निरंकुश शक्ति के अधीन होने जा रही थी? मयंक भाटिया ने भी उत्सुकता से रोहिणी की ओर देखा। उनकी याद में गिरी हुई रोहिणी में एक छोटी परी की दया नहीं थी। सभी की निगाहों के नीचे रोहिणी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने सामने मोटे खलनायक चेहरे वाले आदमी को मासूमियत से देखा। उसने दयनीय रूप से कहा, लेकिन मैंने वास्तव में एक सुअर को नहीं मारा। मैंने पहले एक सुअर को भी नहीं मारा है। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं एक सुअर से शादी करूं? क्या यह बहुत ज्यादा धमकाने वाला नहीं है? लानत है। रोहिणी द्वारा फिर से मजाक उड़ाए जाने के बाद खलनायक चेहरे वाले आदमी के हाव भाव बदसूरत हो गए। वो गुस्से में आ गया और अपनी पीठ पर लगी बड़ी तलवार निकाली। रोहिणी को घेरने वाले गिल्ड के सदस्यों के साथ वे सभी उग्र भावों के साथ रोहिणी के पास पहुंचे। ये दृश्य देखकर आसपास के पुरुष खिलाड़ी बेचैन हो गए। वे रोहिणी को बचाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इस अवधि के दौरान डोमिनेशन गिल्ड की क्रूर निरोध के बारे में सोचा तो वे सभी झिझक गए। आखिरकार इसे स्तर बढ़ाने में कुछ दिन लग गए। यदि वे डोमिनेशन गिल्ड को जल्दबाजी में नाराज कर देते हैं तो वे रोहिणी को बचाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वे कोई अनुकूलता हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और भविष्य में मिलने पर उन्हें डोमिनेशन गिल्ड द्वारा मारा भी जा सकता है। बस देखना ही बेहतर था। चूंकि आप अनिच्छुक हैं तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। इस समय खलनायक चेहरे वाला आदमी रोहिणी के सामने पहले ही आ चुका था। उसने उसे घूर कर देखा, फिर अपनी बड़ी तलवार लहराई और बेरहमी से रोहिणी के शरीर को काट डाला। हर कोई खलनायक के चेहरे वाले आदमी को देखना सहन नहीं कर सकता था, जो महिलाओं के साथ कोमल होना नहीं जानता था और अपनी आंखें बंद कर लेता था। इस समय एक नारंगी रोशनी अतीत में चमकी और अंत में रोहिणी के सामने रुक गई। झंझनाना हथियारों के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक आदमी काले ओवरकोट पहने हुए था और उसका चेहरा ढका हुआ था। वे उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन वो वास्तव में एक तलवार पकड़े हुए था और खलनायक के ब्लेड को रोक रहा था। खलनायक के चेहरे वाले व्यक्ति को अचानक एक शक्तिशाली शक्ति महसूस हुई जो उसकी बड़ी तलवार को गिरने से रोक रही थी। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन चौंक गया। वहां कौन है? वो व्यक्ति जो तुम्हें मारने जा रहा है।
मयंक भाटिया ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपनी लंबी तलवार उठाई और ऊपर की ओर वार किया। ये गेम के बुनियादी नियंत्रणों में से एक था, अटैक ब्रेक। जब तक पर्याप्त ताकत थी, ये दुश्मन के नियंत्रण और रक्षा को तोड़ सकता था। क्योंकि मयंक भाटिया पहले से ही 10 का स्तर था और कंकाल के कवच से अतिरिक्त शक्ति के साथ खलनायक का सामना करने वाला व्यक्ति इसे अवरुद्ध करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। मयंक भाटिया की ताकत से उनका पूरा शरीर पीछे की ओर खटखटाया गया, जिससे उनकी छाती, गर्दन और अन्य कमजोर बिंदु मयंक भाटिया के सामने आ गए। सनसनाहट। तलवार की ठंडी रोशनी चमक उठी, बेरहमी से खलनायक के चेहरे वाले आदमी की गर्दन पर वार कर रही थी। मयंक भाटिया ने खलनायक चेहरे वाले व्यक्ति के शरीर को पीछे की ओर गिरते हुए ठंडे भाव से देखा। अपने शक्तिशाली हमले की शक्ति और स्तर के दमन के साथ साथ कमजोर बिंदुओं पर हमला करने के तहत खलनायक का सामना करने वाला व्यक्ति संभवतः बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। दर्शक, खिलाड़ी और डोमिनेशन गिल्ड के सदस्य सभी अवाक रह गए जब उन्होंने अपने गिल्ड लीडर की हत्या का दृश्य देखा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि स्थिति बदल जाएगी। डोमिनेशन गिल्ड का मूल रूप से अहंकारी और असहनीय अहंकारी नेता वास्तव में एक रहस्यमय काले कपड़े पहने आदमी की तलवार के नीचे भूत बन गया था, जो अचानक कहीं से भी प्रकट हो गया था। भाइयों, उसने बॉस को मार डाला। चलो एक साथ हमला करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। चलो शहर वापस जाने के लिए अपना रास्ता मार देते हैं। अपने नेता को अचानक मारते देख डोमिनेशन गिल्ड के शेष सदस्य सभी अपने गुस्से को रोकने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने हथियार उठाए और मयंक भाटिया पर हमला करते हुए दहाड़ने लगे। मेरे पीछे खड़े हो जाओ। बिना किसी देरी के मयंक भाटिया ने रोहिणी को अपने पीछे खींच लिया। उनकी लेवल 1 गेमिंग प्रतिभा ने उन्हें लड़ाई के सामने शांत निर्णय लेने की अनुमति दी। अपना सिर उठाकर उस पर सबसे पहले हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि पीले बालों वाला भाई था, जिसने पहले खलनायक चेहरे के खिलाफ साजिश रची थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में लंबी तलवार एक चमकदार नारंगी रोशनी से चमक रही थी और उसने तुरंत पीले बालों वाले भाई पर एक कॉम्बो हमला शुरू कर दिया। मयंक भाटिया को हमले से हमला करते देख पीले बालों वाला भाई डर से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने कटाना को उसके सामने ब्लॉक करने के लिए उठाया। दुर्भाग्य से मयंक भाटिया की ताकत वह झेल सकते थे जो वह झेल सकते थे। जब मयंक भाटिया ने अपने दूसरे स्लैश का इस्तेमाल किया तो उनके हाथ में कटाना खटखटाया गया। फिर उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। नीचे देखने पर उसने देखा कि मयंक भाटिया का ब्लेड पहले ही उसकी गर्दन पर कट चुका था। ये किस तरह का हमला है? पीले बालों वाला भाई मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने अपने एचपी को 0 तक गिरते देखा तो उसे सदमे का रोना पड़ा। फिर पिछले नेता की तरह उन्हें मयंक भाटिया ने इंस्टा किल कर दिया और वापस शहर भेज दिया। जैसे ही उसने पीले बालों वाले भाई को मारा, उसे अपने शरीर के पीछे से एक चुभने वाली सनसनी महसूस हुई। डोमिनेशन गिल्ड का एक सदस्य पहले ही उसके पीछे चक्कर लगा चुका था और हमला कर चुका था। भाले की नुकीली नोक मयंक भाटिया के काले कोट में पहले ही घुस चुकी थी। हालांकि कंकाल कवच के सामने, जिसे खेल के शुरुआती चरणों में रक्षात्मक उपकरणों में पहले स्थान पर रखा गया था, उसके हमले, जो केवल स्तर 7 पर थे, तोड़ने में असमर्थ थे। कई हमलों के बाद मयंक भाटिया का एचपी बार थोड़ा ही कम हो गया था। वह जल्दी से घूम गया। उसके सिर पर हुड हवा में गिर गया। हालांकि क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए उसे रोहिणी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जो उसके भेष के माध्यम से देख रही थी। उसने अपनी बारी की गति का उपयोग अपने पीछे भाले वाले पर अपनी तलवार घुमाने के लिए किया। झंझनाना। भाला और तलवार आमने सामने टकरा गए। चिंगारी उड़ गई और एक कान छिदवाने की आवाज सुनाई दी। शक्तिशाली बल के तहत भाले वाले को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर भारी हथौड़े से मारा गया हो। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन पीछे हट गया। हालांकि
जैसे ही वो 2 कदम पीछे हटे, उसे एक बड़ी मुट्ठी से मुलाकात हुई। बैंग! उसके चेहरे से तेज दर्द आया और उसे उड़ते हुए भेज दिया गया। वो जमीन पर गिर गया और ये जानकर चौंक गया कि मयंक भाटिया के पंच से उसने अपना आधा एचपी खो दिया था। हर कोई एक साथ हमला करो। मयंक भाटिया को भीड़ के बीच में ऐसे खड़ा देखकर जैसे वहां कोई न हो, डोमिनेशन गिल्ड की भीड़ गुस्से में दहाड़ उठी। अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हुए, लेकिन स्तर और कौशल में अंतर के कारण उनमें से अधिकांश मयंक भाटिया की तलवार से तुरंत मारे गए। कुछ ही अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे, लेकिन बहुत सारे कुत्ते एक बाघ को भी मार सकते हैं। मूल रूप से मयंक भाटिया प्रतिद्वंदी के बहुत सारे हमलों को चकमा दे सकते थे, लेकिन उन्हें रोहिणी की रक्षा करनी थी। रोहिणी के कमजोर शरीर के साथ वह एक ही हिट में मारा जा सकता था, इसलिए ज्यादातर नुकसान सीधे मयंक भाटिया ने लिया। भीड़ में खड़े होकर कई मिनट तक लड़ने के बाद मयंक भाटिया का एचपी बार पहले ही करीब 30% तक गिर चुका था। हर कोई एक साथ हमला करो। उसने हमारे गिल्ड के 30 से अधिक लोगों को मार डाला। उसका नाम पहले से ही लाल है। वो शायद हेवन रैंकिंग के विशेषज्ञ हैं। अगर हमें उसके उपकरण मिल सकते हैं तो हम इस बार अमीर होंगे। जल्दी करो। जो कोई भी उसे मारता है वो उपकरण में से एक चुन सकता है। गिल्ड मैनेजर की याद सुनकर डोमिनेशन गिल्ड के सदस्य तुरंत उत्साहित हो गए। उदार पुरस्कार बहादुर पुरुषों को आकर्षित करते हैं। मयंक भाटिया के शुरुआती खेल उत्कृष्ट उपकरण का तो बातें ही छोड़ दें। अनगिनत लोग उत्साह से मयंक भाटिया की ओर दौड़ पड़े। डोमिनेशन गिल्ड की भीड़ से आ रही हंसी सुनकर मयंक भाटिया की भौहें तन गई। वास्तव में डोमिनेशन गिल्ड सिर्फ 10 या उससे अधिक लोगों का एक छोटा समूह नहीं था। अभी 10 या उससे अधिक लोग सिर्फ एक छोटी सी टीम थे। असली डोमिनेशन गिल्ड 1000 से अधिक लोगों के साथ एक विशाल गिल्ड था। अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो वह उन्हें खत्म नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अगर वो उन सभी को मार डालता तो भी जो लोग पुनर्जीवित होते थे वे दौड़ते थे और उसे घेर लेते थे। जल्दी करो और चले जाओ। उनमें से बहुत सारे हैं। धन्यवाद। मैं उस परेशानी की जिम्मेदारी लूंगा जो मैंने पैदा की थी। मयंक भाटिया के एचपी को तेजी से गिरते देख रोहिणी मदद नहीं कर सकी, लेकिन मयंक भाटिया का लबादा पकड़ लिया और मयंक भाटिया से कहा, छोड़ना, देखिए हमारे पास कितने हैं। वो कहां जा सकता है? डोमिनेशन गिल्ड का एक दाढ़ी वाला आदमी एक विशाल कुल्हाड़ी चलाता हुआ रोहिणी की याद सुनकर हंस पड़ा। फिर उसने अपना हाथ लहराया और निर्देश दिया, पहले इस आदमी को मार डालो, फिर इस लड़की को उसके मरने के बाद मार डालो। उसे एक नायक होने के परिणामों को समझने दे, जिसके पास संकट में एक युवती को बचाने की ताकत नहीं है। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसे अपने सामने तलवार से हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से हंस पड़ा। उसी समय उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को पकड़ लिया और उसे सीधे नारंगी रोशनी में घुमाया। पैंग! तलवार और कुल्हाड़ी चिंगारी के फटने से आमने सामने टकरा गए। पसंद के हथियार के रूप में एक युद्ध कुल्हाड़ी चुनना एक साधारण तलवारबाज की तुलना में बहुत मजबूत था। मयंक भाटिया ने केवल महसूस किया कि उनका हाथ सुन्न हो गया है और उनका पूरा शरीर अनजाने में पीछे हट गया है। मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। ये पहली बार था जब उसे डोमिनेशन गिल्ड के कचरे के इस समूह के साथ ताकत के संघर्ष में जबरन पीछे धकेल दिया गया था। जहां तक अभी युद्ध की कुल्हाड़ी चलाने वाले आदमी की बात है, तो वो और भी चौंक गया था। एक युद्ध कुल्हाड़ी चलाने वाले खिलाड़ी के रूप में उसने चपलता को छोड़ दिया, लेकिन उसकी ताकत एक तलवारबाज से कहीं अधिक थी। फिर भी उन्हें अभी भी मयंक भाटिया ने पीछे धकेल दिया था। इसके अलावा उसी समय उसे पीछे धकेल दिया गया। सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला बज उठी। उसने अपना सिर नीचे किया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मयंक भाटिया की तलवार ने वास्तव में उसकी युद्ध कुल्हाड़ी में एक छेद कर दिया था। क्षतिग्रस्त हथियार! क्या आप वास्तव में मुझसे ज्यादा मजबूत हैं?
क्योंकि मयंक भाटिया ने उसका हथियार क्षतिग्रस्त कर दिया था और उसे फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए युद्ध की कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा तुरंत गुस्से में लाल और सफेद हो गया। उन्होंने डोमिनेशन गिल्ड के लोगों को आदेश दिया, ये आदमी स्वर्गीय रैंकिंग के शीर्ष 5 खिलाड़ियों में से एक होना चाहिए। उसे मार डालो और देखो कि और कौन हमारे प्रभुत्व गिल्ड की अवज्ञा करने की हिम्मत करता है। इतना कहने के बाद युद्ध कुल्हाड़ी वाला आदमी पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि मयंक भाटिया का हथियार टूट जाए, इसलिए उसने बढ़त लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि युद्ध में कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की आक्रमण शक्ति को देखते हुए मयंक भाटिया को यह भी पता था कि इस व्यक्ति की रैंकिंग निश्चित रूप से पूरे सर्वर में शीर्ष 30 में थी। उसके बिना खतरा काफी कम हो गया था। यह इस तथ्य के लिए भी धन्यवाद था कि खेल के चरित्र का शरीर मृत्यु के बाद डेटा में बदल जाएगा, इसलिए पथ को अवरुद्ध करने के लिए कोई लाश नहीं बचेगी। नहीं तो मयंक भाटिया के पैर पहले से ही लाशों से भरे होते। बड़े भाई, हमें चले जाना चाहिए, अन्यथा यह बहुत सारे लोगों के इकट्ठा होने के साथ छोड़ना मुश्किल होगा। उसके दिमाग में हत्सुने की आवाज गूंज उठी, एमेन। यह देखकर कि उनका एचपी लगभग 15% तक गिर गया था, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपना बायां हाथ रोहिणी की पतली कमर के चारों ओर लपेट लिया और कुछ भ्रमित रोहिणी को अपने आलिंगन में खींच लिया। अचानक एक ऐसे आदमी के आलिंगन में खींचा जा रहा जिसे वह नहीं जानती थी। रोहिणी सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह रहस्यमय व्यक्ति उसकी मदद करने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने आभारी महसूस करते हुए अपने शॉक सिस्टम को सक्रिय नहीं किया। सुपरसोनिक चार्ज। हालांकि सुपरसोनिक चार्ज बुनियादी कौशलों में से एक था, लेकिन यह बेहद उपयोगी था। इसका उपयोग दूर से चार्ज लॉन्च करने और अत्यधिक गति से प्रतिद्वंदी को घातक झटका देने के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह दुश्मन का पीछा करने और उसे मारने के लिए एक अत्यंत उपयोगी कौशल था। मयंक भाटिया की चांदी की लंबी तलवार को नारंगी चमक के साथ चमकते हुए देखकर मयंक भाटिया को घेरने वाले डोमिनेशन गिल्ड के सदस्यों ने अचानक सदमे के भाव प्रकट किए और जल्दी से पक्षों में पीछे हट गए। आखिर मयंक भाटिया के हमले कोई मजाक नहीं थे। एक बार जब वे उसकी तलवार से वार कर दिए जाते थे, तो वे निश्चित रूप से तुरंत मारे जाते थे। मयंक भाटिया को मारने से पहले कोई भी बिना किसी कारण के एक स्तर खोना नहीं चाहता था। डोमिनेशन गिल्ड के नेता ने कहा था कि उन्हें उपकरण तभी मिल सकते हैं जब वे मयंक भाटिया को अंतिम झटका दें। अगर वे मर जाते तो वे हत्या नहीं छीन पाएंगे। सुपरसोनिक चार्ज। मयंक भाटिया ने डोमिनेशन गिल्ड के सदस्यों की इस मानसिकता का इस्तेमाल करते हुए रोहिणी को एक हाथ से कसकर पकड़ रखा था। उसी समय उसने अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया, अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कम कर दिया और अचानक अपने जूते जमीन पर पटक दिए। बैंड। धूल का एक घना बादल फूट पड़ा क्योंकि उसके पैर जमीन पर गिर गए। मयंक भाटिया का शरीर धूल के बादल से धनुष से निकलने वाले तीर की तरह निकला। सुपरसोनिक चार्ज दुश्मनों का पीछा करने और उन्हें मारने के लिए एक शक्तिशाली कौशल था। जब मयंक भाटिया के हाथ में तलवार नारंगी चमक के साथ चमक उठी, तो वहां मौजूद सभी डोमिनेशन गिल्ड के सदस्यों ने सोचा कि मयंक भाटिया मरने से पहले एक सदस्य को मारने की तैयारी कर रहा था, ताकि वह मौत में खुद का साथ देने के लिए बलिदान के रूप में मर जाए। इसलिए डोमिनेशन गिल्ड के किसी भी सदस्य ने मयंक भाटिया के हमले को सिर पर लेने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पक्षों को चकमा दिया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस बार सुपरसोनिक चार्ज से मारने की तैयारी कर रहे दुश्मन मयंक भाटिया वे नहीं थे। जब मयंक भाटिया ने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कम किया और सोनिक चार्ज के लिए प्रारंभिक आंदोलन किया, तो डोमिनेशन गिल्ड से विशाल कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने पहले सुअर के शरीर को गिल्ड के सदस्यों के पीछे से निकलते हुए देखा। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई और वह जल्दी से चिल्लाया, हर कोई उसे ब्लॉक करो। वह इस अवसर का लाभ उठाकर सुअर पर हमला करने और भागने जा रहा है। जैसे ही वह बोल रहा था,
पहले का आदमी पहले से भी कम ग्रेड की कुल्हाड़ी के साथ सुअर की ओर दौड़ा, सुअर को मारने और मयंक भाटिया के आरोप को रोकने का प्रयास किया। अपने इरादों को देखने के बाद मयंक भाटिया मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि उनकी हरकतों ने पहले ही डोमिनेशन गिल्ड की घेरा तितर बितर कर दी थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसके हाथ में तलवार नारंगी रोशनी के साथ चमक उठी और वह अत्यधिक गति से घेरे से बाहर निकल गया। पलक झपकते ही कुल्हाड़ी चलाने वाले आदमी के उस तक पहुंचने से पहले नारंगी ब्लेड सुअर के शरीर में घुस गया। लेवल 1 सुअर के पास मयंक भाटिया के मौजूदा हमले को रोकने का कोई तरीका नहीं था। मयंक भाटिया की तलवार से छेदने के बाद उसकी सेहत तुरंत गिरकर शून्य हो गई। फिर उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया, प्रकाश में बदल गया, जो मयंक भाटिया के अनुभव बार में उड़ गया। उसे भागने मत दो, हर कोई उसका पीछा करो। मयंक भाटिया को घेरे से बाहर निकलने के लिए सुअर पर भरोसा करते देख डोमिनेशन गिल्ड के सदस्यों की ओर से कई गुस्से में दहाड़ने लगे। लगभग 100 लोगों के एक समूह ने साहसपूर्वक मयंक भाटिया का पीछा किया। मयंक भाटिया ने पीछे मुड़कर देखा। जब वो अंदर था तो उसने उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो डोमिनेशन गिल्ड के सभी सदस्यों को बाहर से देख सकता था। उसने नहीं सोचा था कि डोमिनेशन गिल्ड वास्तव में इतने कम समय में उससे छुटकारा पाने के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा करेगा। यह स्पष्ट था कि डोमिनेशन गिल्ड उससे हड्डियों तक नफरत करता था। जब उसने अकेले 30 से 40 लोगों को मार डाला था, उन्होंने उसे मारने के लिए अपने सदस्यों का लगभग 10वां हिस्सा भेजा। बिग ब्रदर, अपने वर्तमान उपकरणों के साथ आप उन सभी को नहीं मार पाएंगे। हत्सुने ने उसे याद दिलाया। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। हालांकि इस खेल में एक अकेला व्यक्ति दर्जनों लोगों को मार सकता था, लेकिन एक व्यक्ति की ताकत पूरे गिल्ड के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। कुछ सोचने के बाद मयंक भाटिया ने एक बार फिर अपनी लंबी तलवार अपनी पीठ पर रख दी। क्योंकि रोहिणी का फिगर अपेक्षाकृत खूबसूरत था, मयंक भाटिया ने एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर और दूसरा उसके खुले पैर के चारों ओर लपेट लिया, क्योंकि उसने शुरुआती वर्दी पहनी हुई थी। वो रोहिणी को उठाकर बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह भाग गया। उसका पीछा करो। उसने आज हमें इतने सारे लोगों को खो दिया, हम उसे बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। मयंक भाटिया का पीछा करते हुए कुल्हाड़ी चलाने वाला व्यक्ति चिल्लाया और गिल्ड के सदस्यों का नेतृत्व किया। क्योंकि इस गेम में लंबी दूरी का जादू नहीं था, इसलिए वे मयंक भाटिया को यहां रखने के लिए लंबी दूरी के अटैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए मयंक भाटिया के लेवल 10 एजिलिटी बफ के साथ उत्कृष्ट उपकरण से इन निम्न स्तरीय चपलता खिलाड़ियों के पास उन्हें पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। जल्दी से एक जंगल में पहुंचकर मयंक भाटिया रोहिणी को अपनी बाहों में लेकर अंडरब्रश में कूद गया। फिर उसने बड़े कदम उठाए और जंगल में दौड़ पड़ा। क्योंकि जंगल मैदानों की तरह नहीं था, इसलिए कवर के रूप में उपयोग करने के लिए कई बड़े पेड़ और कांटे थे। नतीजतन डोमिनेशन के सदस्य, जो केवल मयंक भाटिया की छाया देख सकते थे, केवल ये देख सकते थे कि वह बैरियर की आड़ में उनकी दृष्टि रेखा से गायब हो गया था। अपने पीछे की दहाड़ों को धीरे धीरे दूर तक फीका पड़ते हुए सुनकर मयंक भाटिया मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। जैसा कि अपेक्षित था, एकल खिलाड़ी एक गिल्ड के खिलाड़ियों की तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि वह सीधे टकराव में डोमिनेशन गिल्ड को नहीं हरा सका, लेकिन उसे एक फायदा हुआ। हालांकि उसके पास एक फायदा था, जो ये था कि वह डोमिनेशन गिल्ड के सदस्यों को मार सकता था और फिर शांति से पीछे हट सकता था, और डोमिनेशन गिल्ड के सदस्य उसका कुछ नहीं कर सके। डोमिनेशन गिल्ड के सदस्यों को पकड़ने से बचने के लिए वो एक और 10 मिनट के लिए दौड़ा। इस समय हत्सुने ने पीछे से उड़ान भरी और मयंक भाटिया को देखकर मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया। बिग ब्रो, डोमिनेशन गिल्ड के सदस्य पहले ही लेवलिंग पर वापस चले गए हैं। इस बार आपने वास्तव में दिखावा करने और भागने का पौराणिक कार्य किया। बहुत रोमांचक। मैं शुरू से ही कभी दिखावा नहीं करना चाहता था,
ठीक है। मयंक भाटिया ने हत्सुने की ओर अपनी आंखें घुमाईं और रोहिणी को नीचे लिटा दिया। फिर उसने अपना गला साफ किया और जानबूझकर अपनी आवाज कम कर दी। वो मुड़ा और एक अलग उपस्थिति दर्ज की। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे और अपनी पीठ रोहिणी की ओर रखते हुए उसने उदासीनता से पूछा, क्या आप ठीक हैं? हालांकि रोहिणी गिर गई थी, लेकिन मयंक भाटिया को अपनी दैनिक समझ से पता था कि ये झूठी परी अभी भी बहुत होशियार है। इसलिए उसे एक ठोस कार्य करना पड़ा ताकि वह उसे पहचान न सके। बहुत थका हुआ ये देखकर कि डोमिनेशन गिल्ड के सदस्य उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, रोहिणी ने राहत की लंबी सांस ली। फिर मयंक भाटिया को नजरअंदाज करते हुए, जो अभी भी उसके बगल में था, वो वास्तव में घास पर फैल गई और जोर से हांफते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि ये खेल इतना रोमांचक होगा। पहले दिन बहुत से लोग मेरा पीछा कर रहे थे। या आप वही थे जिन्होंने सुअर होने के लिए उनका मजाक उड़ाया था? मयंक भाटिया ने रोहिणी पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, हालांकि डोमिनेशन गिल्ड हर जगह नए खिलाड़ियों को धमकाता है, लेकिन आप एक हाई स्कूल की लड़की की तरह दिखती है ना? एक लड़की के रूप में इस तरह के लोगों को शाप देना अच्छा नहीं है ना? हालांकि ये एक खेल था। मयंक भाटिया को फिर भी लगता था कि उन्हें रोहिणी के विचारों को सही करना चाहिए। अन्यथा अगर वो उसे बाहर ले जाता और ग्राहकों का मजाक उड़ाता, तो उसका पेटू रेस्तरां कैसे चलता रहेगा? हाई स्कूल की लड़की, रोहिणी ने भौहें चढ़ा दी। अन्य लोग कहेंगे कि मैं अपनी उपस्थिति के आधार पर एक मिडिल स्कूल की लड़की हूं। आप एक नजर में कैसे बता सकते हैं कि मैं एक हाई स्कूल की लड़की हूं? मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन रोहिणी के संदिग्ध व्यक्तित्व से चौंक गए। हालांकि रोहिणी के खूबसूरत फिगर और नाजुक चेहरे के साथ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह एक मिडिल स्कूल की लड़की थी। एक पल सोचने के बाद मयंक भाटिया ने झट से खुद को सुधारते हुए कहा, मिडिल स्कूल की लड़कियों की आपकी तरह जहरीली जीभ नहीं होती। जहरीली जीभ? मैं नहीं करता, है ना? रोहिणी उठकर बैठ गई और मयंक भाटिया के सामने खड़ी हो गई। उसने पलकें झपकाईं और मयंक भाटिया से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सज्जन ये नहीं सोचता कि वह सुअर की तरह दिखता है? सुअर? मयंक भाटिया दंग रह गए। खलनायक चेहरे के फूले हुए फिगर के बारे में सोचते हुए वो अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि एक निश्चित दृष्टिकोण से रोहिणी का वर्णन गलत नहीं था। चूंकि आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मैं इसे मानूंगा कि आप इसे स्वीकार करें। मयंक भाटिया को देखते हुए, जो गहरी सोच में थे, रोहिणी ने आगे बढ़कर मयंक भाटिया के कंधे को अपने पंजों पर थपथपाया, जिससे एक अभिव्यक्ति सामने आई जिसमें कहा गया था, हम एक ही तरह के लोग हैं। गिरी हुई रोहिणी द्वारा उसी तरह के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए मयंक भाटिया के पास इस निराश छोटी परी से कहने के लिए कुछ नहीं था। ये याद करते हुए कि काली बिल्ली अभी भी भूल भुलैया क्षेत्र में उसका इंतजार कर रही थी, उसने रोहिणी को अलविदा कहा और उसकी पीठ उसके सामने रखी और जाने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार रोहिणी को बचाना केवल दोस्ती के लिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह रोहिणी के साथ उलझना चाहता था। देर हो रही है, मैं पहले स्तर ऊपर जाऊंगा। इस जंगल में जंगली भेड़िए, कीचड़ और अन्य राक्षस हैं। आप उनका स्तर बढ़ाने के लिए शिकार कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप सावधान रहें कि डोमिनेशन गिल्ड के सदस्यों द्वारा खोजे न जाए। अन्यथा कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। चूंकि आप मेरी परवाह करते हैं, क्या आप मुझे स्तर पर नहीं ला सकते? रोहिणी ने अपनी हथेलियों को एक साथ रखा और मयंक भाटिया से उम्मीद की नजर से पूछा, मैं इस नकली परी को नहीं देख सकता, या मैं वास्तव में उसके द्वारा धोखा खा जाऊंगा? रोहिणी का आशावादी लुक देखकर मयंक भाटिया ने झट से अपना सिर घुमा लिया। अगर वो नहीं जानता कि रोहिणी किस तरह की व्यक्ति है, तो उसे रोहिणी ने बहुत पहले ही धोखा दे दिया होता। सौभाग्य से उसने अपना असली रंग प्रकट नहीं किया, इसलिए वो बेरहमी से उसे अस्वीकार कर सकता था। इस बिंदु तक सोचते हुए मयंक भाटिया ने उदासीनता से कहा,
मुझे क्षमा करें। कृपया मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा करें, लेकिन आपका स्तर बहुत कम है। तुम्हें साथ लाने से मेरी गति धीमी हो जाएगी। अभी मैंने केवल इसलिए अभिनय किया क्योंकि मैं डोमिनेशन गिल्ड को नए लोगों को धमकाने के लिए खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए मैं आपको साथ नहीं लाऊंगा। क्या अभिनय करना पर्याप्त नहीं है? रोहिणी ने एक चंचल आंख मारते हुए पूछा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो ताकत का पीछा करता है। मेरे सामने क्यूट एक्टिंग करना बेकार है, मयंक भाटिया ने दृढ़ता से कहा। ठीक है फिर। रोहिणी केवल असहाय होकर आहें भर सकती थी। ये देखकर कि रोहिणी सहमत हो गई है, मयंक भाटिया बिना किसी हिचकिचाहट के जाने के लिए मुड़े। लेकिन वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसके पीछे से एक परिचित आवाज आई। जरा रुकिए, क्या कुछ बात है? मयंक भाटिया रुके और मुड़े नहीं। उसे यकीन नहीं था कि ये नकली परी क्या सोच रही थी। जब उसने जैस्मीन को नशीला पदार्थ दिया तो उसने एक बार उसे ब्लैकमेल करने का मौका लिया। इसलिए अपने जीवन को संजोएं और नकली स्वर्गदूतों से दूर रहें। बेशक वह है। आपकी इन-गेम आईडी क्या है? मुझे कम से कम उस व्यक्ति की आईडी तो पता होनी चाहिए जिसने मुझे बचाया है ना? घातक गोधूली, मयंक भाटिया ने उदासीनता से कहा। नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि उसने डोमिनेशन गिल्ड के कुछ लोगों को मार डाला था। उसे मारने वाले लोगों के नाम प्रदर्शित किए गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने रोहिणी को एक नाम दिया। पूरे खेल में केवल ब्लैक कैट, यास्ना और लूसियन ही ट्वाइलाइट मॉर्टल की असली पहचान जानते थे। ट्वाइलाइट मॉर्टल लीडर बोर्ड पर तीसरा। हां, मैं समझता हूं। रोहिणी ने सिर हिलाया, फिर मयंक भाटिया की पीठ की ओर देखा और उस पर चिल्लाया, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन बस आप प्रतीक्षा करें। एक दिन मैं आपको स्तर में पीछे छोड़ दूंगा। फिर मैं आपको खेल के शुरुआती चरणों में मुझे बचाने के लिए आपको चुकाने के लिए स्तर पर ले जाऊंगा। मयंक भाटिया के चेहरे पर मुस्कान का निशान दिखाई दे रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहिणी, जो वास्तविकता में इतनी भ्रष्ट थी कि वो खुद की देखभाल भी नहीं कर सकती थी और खाना भी नहीं बना सकती थी, में वफादारी और क्यूटनेस की एक अकथनीय भावना होगी क्योंकि उसने उसे खेल में बचाया था। एक पल की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया ने रोहिणी की खूबसूरत आकृति को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। मुझे लेवल अप करने के लिए ले चलो। जब आप बड़े हो जाएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। रोहिणी के जवाब का इंतजार किए बिना मयंक भाटिया ने सीधे अपनी लंबी तलवार अपनी पीठ पर लटका दी और हत्सुने के साथ जंगल में गायब हो गया, जिससे रोहिणी अकेली खड़ी रह गई। मयंक भाटिया की पीठ देखकर रोहिणी ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि वो अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति के आंकड़े के साथ ओवरलैप हो गई है जिसे वो वास्तविक जीवन में जानती थी। ये सोचकर रोहिणी ने अवचेतन रूप से अपने सुनहरे बालों से चिपके बालों के एक कतरे को खींच लिया। रोहिणी को विदाई देने के बाद नियान भूल भुलैया क्षेत्र में गया और लगभग 1 घंटे तक काली बिल्ली के साथ बराबरी पर रहा। चूंकि इस बार की परीक्षा प्रसिद्ध भारतीय स्कूलों के बीच एक संयुक्त परीक्षा थी और काली बिल्ली कल एक ही परीक्षा दे रही थी, इसलिए उसने जल्दी लॉग ऑफ कर दिया। हालांकि खेल बहुत सहज था। काली बिल्ली के बिना भूल भुलैया क्षेत्र में समतल करने की गति बहुत धीमी थी। मयंक भाटिया अकेले खेलना जारी रखने के लिए बहुत आलसी थे। उन्होंने खेल में सभी प्रकार की खाद्य सामग्री एकत्र की और हरी मिर्च के साथ गोल्डन फ्राइड राइस, रेमन और कटा हुआ पोर्क की कुछ सर्विंग्स बनाई। उसने लॉग ऑफ करने से पहले उन्हें गवर्नमेंट रेस्तरां में बेचने के लिए हत्सुने को दिया। अब उसे और अधिक कोर कमाने की जरूरत थी। जब तक वो खेल के खुलने का इंतजार करता था और खिलाड़ी वास्तविक जीवन के पैसे का उपयोग करके एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते थे, तब तक वो बहुत सारा पैसा कमा पाएगा। हां, ये सही है। वह अपनी कमाई का सारा सामान डोमिनेशन गिल्ड को बेचने जा रहा था। वो न केवल उन्हें पीटने जा रहा था, बल्कि वो उनसे वास्तविक जीवन का पैसा कमाने के लिए आभासी मुद्रा का उपयोग करने जा रहा था।
नहाने के बाद मयंक भाटिया अपने बिस्तर पर लौट आए। वह जानता था कि डोमिनेशन गिल्ड के साथ आज की दुश्मनी को शांति से हल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एसओ के मंच खोले और एक पिन की गई पोस्ट देखी। इसे डोमिनेशन गिल्ड, डोमिनेशन द वर्ल्ड के गिल्ड लीडर द्वारा पोस्ट किया गया था। लीडर बोर्ड पर तीसरे स्थान के खिलाड़ी ट्वाइलाइट मॉर्टल ने युद्ध शुरू किया और हमारे गिल्ड के कुल 43 खिलाड़ियों को मार डाला। यहां सबूत के तौर पर खिलाड़ियों की वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है। हम ट्वाइलाइट मुंडे को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आप आज हमारे डोमिनेशन गिल्ड से दुश्मन बनाते हैं तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से आपको लीडर बोर्ड से बाहर कर देंगे। नी यान नीचे स्क्रॉल किया। डोमिनेशन गिल्ड ने गेम में अपने पीके का एक वीडियो पोस्ट किया। अधिक सटीक होने के लिए यह उसका और गैबाली का एक वीरतापूर्ण वीडियो था जो भीड़ के बीच से अपना रास्ता बना रहा था, जिससे हर जगह लाशें निकल गई। हालांकि डोमिनेशन गिल्ड शायद फोरम के मजाक से डरता था। उन्होंने अपने गिल्ड के खलनायक रोहिणी और अन्य नए लोगों को धमकाने का वीडियो पोस्ट नहीं किया। इस वीडियो में मयंक भाटिया को ही विलेन की हत्या करते हुए दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में, वीडियो से ऐसा लग रहा था कि मयंक भाटिया ने ही युद्ध की शुरुआत की थी। हालांकि डोमिनेशन गिल्ड की घटना के निम्नलिखित वीडियो को पैनी आंखों वाले लोगों ने देखा, क्योंकि डोमिनेशन गिल्ड के साथ मयंक भाटिया की लड़ाई को देखने वाले बहुत कम लोग थे और इससे भी अधिक इसे रिकॉर्ड कर रहे थे। जल्द ही मंचों पर एक नई पोस्ट दिखाई दी। स्वर्गीय लीडर बोर्ड हीरो ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट ने वर्चस्व के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ऐसा लग रहा था कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया है। उत्सुकता के साथ मयंक भाटिया ने पोस्ट खोली। सामग्री शायद डोमिनेशन गिल्ड की आलोचना कर रही थी। डोमिनेशन गिल्ड ने लेवलिंग मानचित्रों पर एकाधिकार करने के लिए अपनी संख्या पर भरोसा किया, जिससे नए खिलाड़ियों के लिए जीवित रहना असंभव हो गया। यहां तक कि कुछ नए खिलाड़ी भी थे जिन्होंने गलती से एक समतल मानचित्र में एक राक्षस को मार डाला और पूरे गिल्ड द्वारा उनका शिकार किया गया। अंत में वे एक स्तर खोने की स्थिति से बच नहीं सके। जहां तक मुझे पता है, एक बार एक खिलाड़ी था जो नक्शे से कई हजार मीटर दूर भागा था, लेकिन फिर भी डोमिनेशन गिल्ड के कुल्हाड़ी योद्धा हेवनली गॉड पर हावी होने से उसे मार दिया गया था। यह देखा जा सकता था कि डोमिनेशन गिल्ड कितना शातिर और निर्दयी था। और आज नए खिलाड़ियों को धमकाने के डोमिनेशन गिल्ड के कार्यों ने अंततः आम लोगों के लिए लाभ, स्वर्गीय लीडर बोर्ड विशेषज्ञ ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट के क्रोध को जगाया। उन्होंने मैदानी इलाकों में अकेले डोमिनेशन गिल्ड से लड़ाई लड़ी। इसके बाद इस घटना की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। मयंक भाटिया ने नीचे स्क्रॉल किया और देखा कि डोमिनेशन गिल्ड के नए खिलाड़ियों को धमकाते हुए कई वीडियो थे। सबसे ऊपर का वीडियो डोमिनेशन गिल्ड का था, जिसमें रोहिणी को बचाने के लिए रोहिणी को धमकाया जा रहा था। इसे शुरू से अंत तक रिकॉर्ड किया गया था और यहां तक कि खलनायक के बदसूरत चेहरे का क्लोजअप भी था। जैसे ही ये पोस्ट सामने आई, इसने तुरंत सर्वर के सभी खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया। लगभग सभी खिलाड़ियों ने डोमिनेशन गिल्ड पर अपने भाले तान दिए। जहां तक डोमिनेशन गिल्ड की मूल पोस्ट का सवाल है, इसे गड़बड़ कर दिया गया था। पहली टिप्पणी, वर्चस्व पुराना चोर, आपने जानबूझकर हमारे ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट देवता को बदनाम करने के लिए एक वीडियो भी पोस्ट किया। क्या आप नहीं जानते कि युद्ध की शुरुआत सबसे पहले किसने की? दूसरी टिप्पणी, वर्चस्व पुराना चोर, नए खिलाड़ियों को धमकाना। एक दिन आपको पूरे सर्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तीसरी टिप्पणी, वर्चस्व पुराने चोर ने अपना विवेक खो दिया है। मैं नश्वर धूल के साथ जीऊंगा या मरूंगा। चौथी टिप्पणी, ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट के कार्य बहुत संतोषजनक है। आप हमें मारने के लिए नए लोगों का नेतृत्व कब करने जा रहे हैं? चूंकि एसओ के पोस्ट को केवल अधिकारियों द्वारा ही हटाया जा सकता था, इसलिए डोमिनेशन गिल्ड केवल यह देख सकता था कि पोस्ट के जवाब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मयंक भाटिया को विलेन के ग्रुप को मारे हुए अभी 1 घंटे से कुछ ज्यादा ही समय हुआ था। उनके आश्चर्य के लिए
डोमिनेशन गिल्ड की पोस्ट को वास्तव में 10,000 से अधिक उत्तर मिले। वे सभी शाप थे और कुछ तो डोमिनेशन गिल्ड के शिविर में गिरोह बनाना भी चाहते थे। यह स्पष्ट था कि आम लोगों का गुस्सा कितना भयानक था। इस तरह की पोस्ट करना वास्तव में अपनी कब्र खोदना था। मयंक भाटिया मुस्कुराए। उन्हें लगा कि डोमिनेशन गिल्ड जानबूझकर उनकी निंदा कर रहा था, लेकिन उन्हें पूरे सर्वर से नफरत करने की उम्मीद नहीं थी। यही वजह है कि पोस्ट होते ही इस पोस्ट को इतने सारे शाप मिले। मयंक भाटिया ने देखने के लिए अपना वीबो खोला। इस घटना के कारण मयंक भाटिया ये जानकर हैरान रह गए कि उनके प्रशंसकों की संख्या वास्तव में पिछले 1 लाख से बेहद तेज गति से बढ़ने लगी थी। अब ये 2 लाख तक पहुंच गया था। फॉलोअर्स की आसमान छूती संख्या को देखकर मयंक भाटिया थोड़े उत्साहित थे, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि उनके लिए इतनी जल्दी 200,000 फॉलोअर्स हासिल करना असंभव है। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से अपने वीबो की जांच नहीं की, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि अनुयायियों में वृद्धि का एक कारण त्वरित दुनिया की बिक्री थी। संभवतः चूंकि उन्होंने पहले दिन हजारों अनुयायी प्राप्त किए, इसलिए उन्हें कुछ दिनों में 500,000 अनुयायियों तक पहुंचने और अगली खोज को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक मयंक भाटिया की अटकलों की बात है तो इसके कई कारण थे। उनमें से एक खेल और त्वरित दुनिया थी। एक और कारण यह था कि उनके द्वारा बनाया गया गेम नहीं बिका और जैस्मिन के साथ शूट किया गया संगीत वीडियो रिलीज नहीं हुआ। एक बार जब ये काम हो जाते हैं तो उनके 10 लाख से अधिक अनुयायी हो सकते हैं। साथ ही एसओ की भारी बिक्री के कारण वो भविष्य में बहुत पैसा कमा सकेगा। वर्तमान में आरईसीटी गेमिंग उद्योग की एकमात्र कंपनी है जिसने सरियल वीआर तकनीक बनाए हैं। वे व्यापक विकास शुरू करने के लिए भविष्य में कई बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करने की भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एसओ अपेक्षा से अधिक लोकप्रिय है, आरईटी की आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि वे अब इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर अपने शोध को कम कर रहे हैं और ऐसे विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे विभिन्न चैनलों के माध्यम से अन्य देशों को गेमिंग उपकरण बेचेंगे। वे बड़े पैमाने पर गेमिंग उपकरण का उत्पादन भी करेंगे और उन्हें पूरे देश में बेचना शुरू कर देंगे। इसने बहुत सारे गेमर्स को एसओ में शामिल होने के लिए आकर्षित किया। हत्सुने के अनुमान के अनुसार नए मानचित्रों और नए वीआर गेम के साथ दुनिया भर से लाखों या यहां तक कि करोड़ों खिलाड़ी होंगे। हालांकि मयंक भाटिया के अभी भी बहुत कम फॉलोअर्स हैं। पेशेवरों और विपक्षों को तौलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अभी भी कई तरीकों से अपने अनुयायियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। हत्सुने के अनुसार फैंटेसी अंक प्राप्त करने के लिए अनुयायी सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, इसलिए उनके बिना खेल का विकास नहीं किया जा सकता है। एक मायने में जब तक उसके पास फैंटेसी पॉइंट है, वो कोई भी प्रतिभा प्राप्त कर सकता है। ये दुनिया की हर चीज के लिए पासपोर्ट की तरह है, लेकिन फैंटेसी अंक प्राप्त करने की प्रगति वास्तव में बहुत धीमी है। मयंक भाटिया को नमकीन मछली बनने से पहले बहुत सी चीजें करनी है। एक है जीवित रहना और दूसरा है मायरा को घर से बाहर निकालना। ये दोनों फंतासी बिंदुओं से अविभाज्य है और फंतासी अंक अनुयायियों और खोजों को पूरा करने द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने फिर से गेम फोरम खोला और कुछ दिन पहले मारे गए मरे हुए नाइट के बारे में ट्वाइलाइट मुंडे नाम से एक पोस्ट किया। अतीत में शायद केवल उनके और यासना जैसे उच्च स्तरीय खिलाड़ी ही अनडेड नाइट को मार सकते थे, लेकिन अब नए खिलाड़ियों का स्तर कम नहीं है और 20 से अधिक स्तर 5 खिलाड़ी मरे हुए नाइट को मार सकते हैं। अब अनडेड नाइट को मारने के लिए ये मयंक भाटिया और ब्लैक कैट की ज्यादा मदद नहीं करेगा। पिछले कुछ दिनों में मयंक भाटिया, यासना और ब्लैक कैट ने कई बार अनडेड नाइट को मार डाला है। यहां तक कि लोगों को दीवार पर लटकाने के लिए मरे हुए नाइट के भाले फेंकने का कौशल भी गिरा दिया गया था। यह कहा जा सकता है कि अनडेड नाइट अब उच्च स्तरीय उपकरण नहीं गिराता है, लेकिन इसे मारने के बाद का अनुभव अभी भी नए खिलाड़ियों के लिए बहुत समृद्ध है।
पोस्ट में मोटे तौर पर बताया गया है कि जब बॉस का एचपी एक स्लिवर पर गिरता है तो ये उतर जाएगा और अपने व्यापक कौशल का उपयोग करेगा। इसमें भाला फेंकते समय ध्यान देने योग्य 2 बातें भी बताई गई। जब तक वे इन दोनों क्षेत्रों में सावधान रहेंगे तब तक कोई समस्या नहीं होगी। पोस्ट करने के बाद गेम में मयंक भाटिया की प्रतिष्ठा और गेम फोरम में हेवनली रैंकिंग एक्सपर्ट के विशेष खिताब के साथ व्यूज की संख्या 30,000 से अधिक तक पहुंच गई और लाइक की संख्या 10,000 से अधिक तक पहुंच गई। कुछ खिलाड़ी जो नहीं जानते थे, उन्होंने इस पोस्ट को देखा जो उनके लिए एक लाभ के बराबर था और उन्होंने सीधे मयंक भाटिया का अनुसरण किया और पुरस्कृत किया। मयंक भाटिया को प्रोत्साहित किया और उनके द्वारा अगले गेम पोस्ट की प्रतीक्षा की। फॉलोअर्स की लगातार बढ़ती संख्या को देखकर मयंक भाटिया खुश हो गए। जब तक ये विकसित होता रहेगा, वह निश्चित रूप से कुछ दिनों में 500,000 फॉलोअर्स तक पहुंच जाएगा। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने समय देखा और वर्ड ऑफ एक्सेलरेशन निकाला, जिसे उन्होंने और जैस्मिन ने चर्च गेट में खरीदा था और ऊपर चला गया। फॉरबिडन हाउस के दरवाजे को देखते ही मयंक भाटिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मायरा, कृपया दरवाजा खोलो। मेरे पास आपको बताने के लिए अच्छी खबर है। मायरा के दरवाजे के सामने खड़े मयंक भाटिया ने दरवाजा खटखटाया और घबराते हुए कहा। समय को देखें तो शाम के 8:30 बज रहे थे। वास्तव में अब बहुत देर नहीं हुई थी। मायरा हर दिन चित्र बना रही थी। उसे इस समय नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए मयंक भाटिया ने सोचा कि इस समय मायरा को फोन करना ठीक है।